गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, हमारी इस हफ्ते की आज पहली मुलाकात है। कहना मुझे आपसे ये है कि मॉनसून के मौसम का आगाज हो चुका है और इस मौसम में कुछ एहतियातें हम पर लाजिम हो जाती हैं कि हम खुद भी उन्हें अपनाएं और अपने बच्चों को भी समझाएं। मॉनसून और ख़ास तौर पर बारिश के दिनों में आपने बिजली की तनसीबात यानी बिजली के खंभों तारों से बहुत दूर रहना है और उनको छूना भी बिल्कुल नहीं है। गीली और खस्ताहाल दीवारों से भी आपने दूर रहना है और इसी तरह दरख्तों से आपने दूर रहना है, क्योंकि बारिश बरसने के बाद कुछ दरख्तों की शाखें इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि उनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए खुद एहतियात कीजिए और दूसरों को भी ज़रूर समझाइए। खबर ये भी आई है कि नेशनल स्कूल ऑफ एजुकेशन की जानिब से गवर्नमेंट से स्कूल खोलने का मुतालबा किया जा रहा है और 10 रोज़ का उनकी जानिब से वक्त भी दिया गया है कि अगर 10 दिन में महकमा तालीम की जानिब से कोई फैसला नहीं किया गया तो प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से एहतजाज किया जाएगा। जबकि महकमा तालीम की जानिब से ये कहा गया है कि बच्चों की सेहत का बहुत ख्याल है, बच्चों के हवाले से बहुत एहतियात और हालात को मद्देनजर रखते हुए ही कोई फैसला किया जा सकता है। खैर, देखते हैं कि मामला क्या सिमटता है और कब तक स्कूल खोलने का फैसला किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे क़ज़ा और क़ज़ाइयत की। कोरोना की सूरत हाल है और इस सूरत हाल में हम लोग देख रहे हैं कि कलौंजी का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया और कहा जा रहा है कि कलौंजी इंसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। इसी पर बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है जोहा सोहेल, माहिर ग़ज़ाइयत। जोहा, सबसे पहले हमें बताइए कि कलौंजी की कितनी अफादियत है, किस किस अंदाज में ये हमें फ़ायदा पहुँचा सकती है? बिल्कुल सिद्रा, कलौंजी के फ़वाइद के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि इसका इस्तेमाल जो है हदीस में भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कलौंजी के अंदर हर बीमारी की शिफा है सवाए मौत के, क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत से ऐसे ग़ज़ाई अज्जा मौजूद हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिसमें सबसे पहले प्रोटीन्स आ जाती हैं। प्रोटीन्स हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाती है। वो इंसान जिसकी बॉडी में प्रोटीन्स कम होती हैं, जिसकी बॉडी में प्रोटीन डिफिशिएंसी शुरू हो जाती है, वो सबसे पहले उसका जो इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, क्योंकि प्रोटीन्स हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाती है जो हमें डिफरेंट बीमारियों से फाइट अप करने के लिए मददगार साबित होती हैं। प्रोटीन्स के अलावा कलौंजी में हमारे पास कैल्शियम मौजूद है। कैल्शियम हमारी दांतों की सेहत के लिए, हमारी टांगों की हड्डियों की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो लोग जिनको रिकेट्स का मसला रहता है, वो बच्चे जिनकी हड्डियां बचपन में बहुत ज़्यादा कम ग्रोथ के साथ हो रही होती हैं, या वो लोग जिनको बड़े होकर ऑस्टियोपोरोसिस का मसला आ रहा है तो ओल्डर एज में आके, उन लोगों के लिए कैल्शियम बहुत मुफीद है। इसके अलावा कैल्शियम हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग जिनको दिल से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ रहते हैं, कैल्शियम उनके लिए भी बहुत बेहतरीन होती है। इसके अलावा इसमें हमारे पास आयरन मौजूद है। कलौंजी में हमारे पास आयरन भी मौजूद है जो हमारी बॉडी में खून बनाने वाले खुलिये की फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो वो लोग जिनका HP कम रह रहा होता है या जिनको खून की कमी की वजह से पूरा दिन थकावट रहती है, फटीग रहते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा कलौंजी के थ्रू हमें गुड फैट्स मिलते हैं, जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आ जाते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आ जाते हैं, जो हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए, हमारी हार्ट की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कलौंजी में हमारे पास पोटेशियम अवेलेबल है। पोटेशियम हमारे ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा हमारे पट्ठों की सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ब्रिस्क वॉक कर रहे होते हैं, अक्सर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद उनके जो पट्टे हैं वो कमज़ोर हो रहे होते हैं, उसमें खलियाँ आ रही होती हैं, क्रैम्प्स का मसला पेश कर रहे होते हैं, तो उनके लिए पोटेशियम बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा हमारे पास कलौंजी में विटामिन E भी अवेलेबल है। विटामिन E एक बहुत बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। बहुत से लोगों को गर्मी के मौसम में UV रेस का, सूरज की शुआओं से उनकी स्किन ख़राब हो रही होती है, स्किन डैमेज हो रही होती है, अगर वो कलौंजी का इस्तेमाल करते हैं तो उसके थ्रू जो विटामिन E उनकी बॉडी में जाएगा, इसके थ्रू वो इस मसले से बच सकेंगे। ठीक है जोहा, फ़ायदे तो आपने हमें कलौंजी के बता दिए। अब ये बताइए कि कोई ऐसी बीमारियां भी हैं जिसमें कलौंजी खाएं तो बीमारी से हमें शिफा मिल जाए? अच्छा सिद्रा, जो हम बात करते हैं कि किन किन बीमारियों में हम कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले शुगर की बीमारी के अंदर वो लोग जिनके ब्लड शुगर लेवल्स, शुगर का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है, अगर वो कलौंजी का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी शुगर के जो लेवल्स हैं उनके अंदर स्पाइक में आने से वो रोकेगा। एकदम से जो शुगर बढ़ जाती है, कॉन्स्टेंटली जो शुगर के लेवल्स बढ़ रहे होते हैं, वो इस मसले से उनको बचा के रखती हैं। इसके अलावा शुगर के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे होते हैं जिसमें उनको बहुत ज़्यादा प्यास महसूस हो रही है, वो पूरा दिन थकावट में आ रहे होते हैं। तो अगर वो कलौंजी इस्तेमाल करते हैं तो कलौंजी के थ्रू उनकी जो प्यास की शिद्दत है वो भी कम हो जाएगी और थकावट जो वो फील करे जिसकी वजह से वो पूरा दिन ना फिजिकली कोई काम कर पा रहे होते हैं ना मेंटली एक्टिव फील कर रहे होते हैं, तो इस
इसको इस्तेमाल करने से उनकी बॉडी में गुड फैट्स जाएंगे जो उनकी ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, और पोटेशियम जाएगा जो उनकी मसल को स्ट्रेंथ देगा, जो उनकी मसल फिटनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट्स हैं वो कलौंजी का इस्तेमाल अपने खुराक में ज़रूर रखें। इसके अलावा वो लोग जिनको कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रही होती है, वो लोग जिनकी स्किन के ऊपर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रही है, उनकी बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रही है, अगर वो कलौंजी का इस्तेमाल करते हैं तो कलौंजी के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बैक्टीरिया से फाइट अप करती हैं और इसको हमारी बॉडी में से ख़त्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। इसके अलावा वो पेशेंट्स जिनको अर्थराइटिस का मसला रहता है, जिनकी जोड़ों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, सोजन हो रही होती है, अगर वो इस टाइम पे कलौंजी का इस्तेमाल करते हैं तो कलौंजी के इस्तेमाल से उनकी जो सोजन का मसला है, जिनकी इन्फ्लेमेशन का मसला है, वो कम हो जाएगा। क्योंकि कलौंजी में हमारी एक प्रॉपर्टी आती है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, और कलौंजी इस प्रॉपर्टी के तहत बॉडी में से इन्फ्लेमेशन को दूर करती है, क्योंकि अर्थराइटिस के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन की शिकायत नज़र आ रही होती है। इसके अलावा वो पेशेंट्स जिनके स्टमक अल्सर्स का मसला होता है, जिनके मैदे में बहुत ज़्यादा अल्सर बन रहे होते हैं, जिनको इनडाइजेशन का मसला होता है, जिनको बदहजमी हो रही होती है, खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट वो नहीं कर पा रहे होते, कलौंजी उन दोनों सिचुएशंस में हमारे पास बहुत मददगार साबित होती है। जोहा, हमें ये बताइए कि कलौंजी को अपनी खुराक में किस तरह से शामिल किया जा सकता है? उसे ऐसे ही हमने खाना है या फिर किसी खाने में बना के भी खाया जा सकता है? अच्छा, सिर्फ कलौंजी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अपने डाइट में डिफरेंट वैरायटी में डिफरेंट वेरिएशंस में ऐड ऑन कर सकते हैं। बहुत से लोग इसको नाश्ते में यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत से लोग इसको लंच टाइम पे यूज़ कर रहे होते हैं, डिनर के वक्त यूज़ कर रहे हैं, तो आप तीनों वक्त में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप इसको निहार में भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो तब भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन कोशिश ये करें कि इसको आप सिंपल 4 से 5 दानों से शुरू करें, इससे ज़्यादा दाने एक वक्त में कंज्यूम ना करें, और एक दिन में आप 1/4 टीस्पून यानी कि 1 चम्मच के चौथे हिस्से जितना आप एक दिन में कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जब आपने स्टार्ट करनी है तो सिर्फ 4 से 5 दानों से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता इसको 1/4 टीस्पून तक लेके जाएं। एकदम से एग्रेसिवली इसको इतनी ज़्यादा कंज्यूम ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली जब चीज़ आप मॉडरेशन में इस्तेमाल नहीं करते, ओवर कंज्यूम कर लेते हैं, तो बॉडी उसके ऊपर रिएक्ट करती है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि इसको हम अपनी डाइट में किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल इसकी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हमारे पास मौजूद है। आप इसको एग के ऊपर स्प्रिंकल करके कंज्यूम कर सकते हैं, आप इसको अपने चाय में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दूध में इसको मिक्स करके कंज्यूम कर सकते हैं, जो आप सुबह नाश्ते के वक्त ब्रेड कंज्यूम कर रहे हैं आप उसके अंदर इसको ऐड कर सकते हैं। रोटी बनाते वक्त आप जो फ्लार यूज़ कर रहे हैं, आप फ्लार नीडिंग के दौरान आप उसमें कलौंजी ऐड कर सकते हैं। आपकी जो रोटी उसके अंदर जो आपका आटा है उसके अंदर कलौंजी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने खाने में ऐड कर सकते हैं, जो आप फूड ग्रेवीज बना रहे हैं, जो सालन बना रहे हैं, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चटनी में आप इसको ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से बहुत से लोग मिंट चटनी कंज्यूम कर रहे होते हैं, डिफरेंट फलों की चटनी बनाकर कंज्यूम कर रहे होते हैं, आप बेशक उसमें इसको ऐड कर लें। आप योगर्ट में इसको ऐड करके कंज्यूम कर सकते हैं। आप फलों पे बहुत से लोग जैसे नमक स्प्रिंकल कर रहे होते हैं सीजनिंग के लिए, तो आप उस पर कलौंजी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो इसको अपनी डाइट में आप डिफरेंट वैरायटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप अपने मेजर मील्स के साथ, स्मॉल मील्स के साथ कलौंजी कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एकदम एग्रेसिवली बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसको कंज्यूम नहीं करना, सिर्फ 4 से 5 दानों से शुरू करना है और आहिस्ता आहिस्ता इसको आपने 1/4 टीस्पून तक लेकर जाना है, क्योंकि आप जब ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो बॉडी उसके ऊपर डिफरेंट तरीक़ों से सिम्टम्स दे सकती है। जोहा, ये भी बताइए कि कलौंजी के तेल के बारे में भी हम लोग सुनती हैं, उसका क्या फ़ायदा है और उसे कितना और किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल सिद्रा, कलौंजी के तेल के, कलौंजी ऑयल के भी हमारी सेहत पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। वो लोग जो कलौंजी को अपनी डाइट में कंज्यूम नहीं कर रहे होते, अगर वो कलौंजी के ऑयल को कंज्यूम करते हैं या उसको टॉपिकली अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उस दोनों थ्रू वो अपनी बॉडी को फ़ायदे दे सकते हैं। बहुत से लोगों को, जैसे मैंने बताया, अर्थराइटिस का मसला हो रहा है, उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, तो अगर वो कलौंजी का इस्तेमाल करते हैं तो इन्फ्लेमेशन को वो रोकती है। अगर आप कलौंजी के ऑयल को अपनी स्किन के ऊपर, अपने जॉइंट्स के ऊपर, जहाँ आपको सोजन का मसला है, जहाँ दर्द की शिकायत है, वहाँ अप्लाई करते हैं तो उस चीज़ को वो ख़त्म करती है। तो अर्थराइटिस के पेशेंट्स या जॉइंट पेन वाले पेशेंट्स अगर कलौंजी के ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा बहुत से लोगों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्किन के ऊपर हो रही थी, फंगल इन्फेक्शन स्किन के ऊपर हो रही थी, तो कलौंजी के अंदर एक प्रॉपर्टी एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, तो अगर आपकी स्किन के ऊपर इन दोनों में से रिलेटेड कोई भी इशू है और आप वहाँ पर कलौंजी को ऑयल अप्लाई करते हैं तो उसके थ्रू आपको वो से बचा सकती है। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे सियासी मैदान के हवाले से, क्योंकि सियासी मैदान में हमने देखा है कि खासी हलचल हो रही है। ऑपोजिशन तो गवर्नमेंट को गिराने की तैयारी में है, कोई तहरीक लाई जा रही है, नून लीग भूख हड़ताली कैंप भी लगा रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब लाहौर पहुंचे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि जो नून लीग के अराकीन असम्बली हैं वो वज़ीर आला से मुलाकातों पर मुलाकातें कर रहे हैं। इनका क्या असर होगा आने वाले वक्त में? क्या कोई सियासत में तब्दीली आने वाली है? अखलाक अहमद बाजवा से बात कर लेते हैं। बाजवा साहब, बताइए क्या होने जा रहा है?
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मुल्की सियासी सूरत हाल की तो इस वक्त जो है एक मरतबा फिर जो है जो सियासत के सियासी मैदान में जो है हलचल नज़र आना शुरू हो चुकी है और इसका जो सेहरा है वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जाता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए बाकायदा तौर पर मैदान अमल में उतर चुके हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस हवाले से ना सिर्फ अपोजिशन रहनुमाओं से राब्ते किए हैं बल्कि हुकूमत के इत्तेहादियों से भी मुलाकातें की हैं, टेलीफोनिक राब्ते किए हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो एक APC को लेकर उन्होंने बिखरी हुई अपोजिशन जो है उसको इकट्ठे करने का मिशन लेकर वो निकले हैं और इन दिनों वो इस वक्त बाकायदा तौर पर पंजाब में उन्होंने अपने डेरे डाल रखे हैं और उनकी मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की चंद रोज़ कबल जो है उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कायद मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता किया। रब्ता तो बेसिकली उनकी सेहतयाबी और उनकी सेहत के हवाले से था, लेकिन उसमें पॉलिटिकल बातें भी हुई जिसके फौरी बाद बिलावल भुट्टो जरदारी फौरी तौर पर उन्होंने लाहौर का रुख किया और लाहौर में उन्होंने डेरे डाल दिए। हालांकि उनका जो शेड्यूल दौरा था वो अगले हफ्ते से शुरू होना था, लेकिन वो क्या बात थी कि वो फौरी तौर पर जो है उन्होंने पंजाब का रुख किया और इस वक्त वो पंजाब में मौजूद हैं। ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि पूरी तरह मुतहरक भी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पर जहाँ पर तनकीदी निश्तर चला रहे हैं वहाँ पर बिखरी हुई अपोजिशन जो है उसको भी वो इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और इस हवाले से उनको काफ़ी कामयाबियाँ मिली हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले ये प्रोग्राम था कि जैसे ही मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ जो हैं वो सेहतयाब होंगे तो फौरी तौर पर इस्लामाबाद में एक APC जो है वो कॉल कर ली जाएगी और उसमें तमाम अपोजिशन की जमातें जो हैं वो मुख्तलिफ नुकात पर इकट्ठी होंगी। तो लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ की जो डॉक्टर थे, ज़ाती मालिज थे, उन्होंने उनको 3 हफ्ते का जो है रेस्ट का मशवरा दिया, जिसके बाद वो इस वक्त भी क्वारंटाइन में हैं और जैसे ही वो ठीक होंगे तो कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में APC होगी। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के क़यादत से रब्ता किया और ख्वाहिश का इजहार किया कि APC की जो मेज़बानी है वो मुस्लिम लीग नून करना चाहती है। तो इस हवाले से जो है पीपल्स पार्टी ने इस ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए APC की जो मेज़बानी है वो मुस्लिम लीग नून के हवाले कर दी है और कहा जा रहा है कि आइंदा 1 से 2 हफ्तों में इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पर APC होगी, जिसमें नैब आर्डीनेंस के हवाले से 18वीं तरमीम के हवाले से फिर स्पीकर कौमी असम्बली जो असद कैसर हैं उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए बाकायदा तौर पर राब्ते शुरू कर दिए गए हैं और ये तहरीक अदम एतमाद जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसका आगाज़ किया था और अब तकरीबन तमाम अपोजिशन की जो जमातें हैं वो इस पर मुत्तफिक दिखाई देती हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। कहाँ तक इसके हवाले से कामयाबी मिलती है ये कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन जहाँ तक बात की जाए हुकूमत की तो हुकूमत भी पूरी तरह जो है वो अपोजिशन की जो चालें हैं उनका तोड़ करने के लिए मैदान अमल में है। या पंजाब की बात की जाए तो वज़ीर आला पंजाब काफ़ी मुतहरक है। इस हवाले से उनकी पिछले चंद दिनों से काफ़ी मुलाकातें हुई हैं जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के एक रुकन ने भी उनसे मुलाकातें की हैं और इस हवाले से जो है पंजाब में जो अदती जो तनासब है, अदती अक्सरियत है, उसको बरकरार रखने के लिए उस्मान बुज़दार पूरी तरह मुतहरक हो चुके हैं। उसकी बड़ी वजह जो है वो ये है कि सिर्फ 12 अरकान का ही फ़र्क है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। हुकूमत को जो है वो 12 अरकान की अक्सरियत हासिल है, इतनी बड़ी अदती अक्सरियत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा उसके तहरीक इंसाफ के अपने जो अरकान हैं वो भी हुकूमत से कोई खुश नहीं है। जो अरकान पंजाब असम्बली हैं वो अपने तरक्याती कामों के हवाले से हल्कों में उनके तरक्याती काम नहीं हो रहे, उस हवाले से भी वो काफ़ी लोग जो हैं, अक्सर लोग जो हैं वो नाराज़ भी हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सरदार उस्मान बुज़दार ने मुस्लिम लीग नून के 6 अरकान से और पीपल्स पार्टी के एक रुकन से मुलाकात भी की है। जहाँ तक बात की जाए मुस्लिम लीग नून के पहली जो मुलाकातें वज़ीर आला पंजाब से हुई थी तो उसमें 7 अरकान थे जिसमें
अरशद चौधरी थे, जिसके बाद मुसल्लिक नून ने शोकाज नोटिस जारी किए। शोकाज नोटिस के जवाब में अरशद चौधरी ने कहा कि मैं वज़ीर आला से अपने हलकों के तरक्याती कामों के हवाले से मिला था, अदरवाइज़ मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। जिसके बाद अरशद चौधरी ने बाकायदा तौर पर अपनी क़यादत से माजरत भी की और वो जो गुज़श्ता चंद दिन कबल वज़ीर आला से मुलाकात हुई थी तो उसमें अरशद चौधरी उस मुलाकात का हिस्सा नहीं थे और 6 अरकानी थे। इस हवाले से मुसल्लिक नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का ये कहना था कि ये हुकूमत की कोई बेहतर कारकर्दगी नहीं है। अगर यहाँ पर 35 से 40 लोग होते तो हम समझते कि हाँ भाई हमें दंड पड़ा है, लेकिन सिर्फ 6 लोग, वही जो साल पहले थे वही अब भी वही लोग हैं। तो ओवरऑल बात की जाए तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि पंजाब एक मरतबा फिर जो है वो मैदान जंग बनने जा रहा है। जी नाज़रीन, मजीद भी प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे। जैसे ही इतवार का रोज़ आता है, छुट्टी का रोज़ आता है, तो हमने देखा है बहुत सारे लोगों का मूड बन जाता है कोई पिकनिक करने का, कोई सैर सपाटा करने का, और सबसे ज़्यादा जो हम लोग सस्ती तफरी का जरिया समझते हैं उसे नहर भी समझा जाता है, जहाँ पर इतनी गर्मी में जब लोड शेडिंग हो जाती है लोग गर्मी से परेशान हो जाते हैं। हालांकि मौसम भी अच्छा हो जाए फिर भी लोग नहर का रुख ज़रूर कर लेते हैं। लेकिन आजकल सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ है, क्योंकि गुज़िश्ता सालों में जब लोग नहर पर जाते हैं हम लोग दिखा रहे होते हैं कि लोग इंजॉय कर रहे हैं ठंडे पानी में, खूब जो है वो मैंगो पार्टीज भी हो रही होती हैं, खाने वाने भी पका के वहाँ पर ले जाए जाते हैं। लेकिन अभी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी है और आप लोगों को मालूम नहीं है कि ये कितना खतरनाक है। हालांकि इतनी बार बताया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद शहरियों की एक बड़ी तादाद है। आप जैसे ही मुगलपुरा क्रॉस करते हैं आगे BRB नहर की जानिब जाते जाते हैं और वहाँ पर लोगों का हजूम होता है, जहाँ पर बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बुजुर्ग अफराद हैं, वहाँ पर नहर में नहाते दिखाई देते हैं। कौन कौन सी बीमारियां इससे लग सकती हैं, आपकी जिल्द मुतासिर हो सकती है। मज़ीद जो आप लोग खाया पिया सारा गंद, चिप्स के रैपर, आपके जो फ्रूट्स आप खा रहे हैं उनका तमाम गंद आप नहर के अंदर फेंक देते हैं। उसके साथ साथ सीवरेज की लाइन से नहर में पानी जा रहा है, वो कितना खतरनाक हो सकता है। SOPs की खिलाफ वर्जी है कोरोना की, लोग सलाइवा नहर में फेंकते हैं, वो कितना खतरनाक हो सकता है। इन तमाम मामलों पे बात करने के लिए आज स्पेशल सेगमेंट हमने डिज़ाइन किया है। डॉक्टर साहिबान मेरे साथ मौजूद हैं। तारुफ आपसे करवा दिए देती हूँ। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं, आप ENT स्पेशलिस्ट हैं, से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे जी प्रोफेसर ताहिर याकूब साहब हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, से प्रोग्राम में भी आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ही आगाज़ करना चाहूँगी कि ये नहर में नहाना और डुबकियाँ लगाना और फिर ये कितना ख़तरनाक हो सकता है जो लोगों को समझ ही नहीं आ रही। जी, पहले सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, उसका थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम सर, वेलकम जी। जैसे कि आप जानते हैं कि नहर का पानी किसी ज़माने में कुछ साफ़ सुथरा होता था, लेकिन आजकल इसके अंदर बेशुमार किस्म की पोल्यूशन वगैरह शामिल होती हैं, जिसमें वेस्ट पार्टिकल शामिल हैं, लोग नहा रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जानवर इसके अंदर नहा रहे होते हैं, वो अपना फजला इसके अंदर खारिज कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। और इस तरह के बेशुमार जरासीम जो हैं वो अब नहर के पानी के अंदर मौजूद होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और इस तरह की बेशुमार जो जरासीम है जो मुख्तलिफ और बीमारियों का सबब बनते हैं वो इसके मौजूद होते हैं। क्योंकि मैं ENT से रिलेटेड हूँ, तो ENT के मुतालिक सबसे ज़्यादा कान जो है ना इससे इन्फेक्ट होता है। सही। अगर ये गंदा पानी कान के अंदर चला जाए तो कान का जो बाहर वाला हिस्सा है, जो कान के पर्दे से बाहर वाला हिस्सा है, तो इसकी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है ये गंदा पानी। ठीक है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि नहाने के बाद अक्सर पेशेंट कंप्लेन करते हैं जी हमारे कान के अंदर बड़ा शदीद किस्म का दर्द होना शुरू हो गया है। ठीक है, इसको हम ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं। सही। ठीक है, इसके अंदर गंदे पानी के अंदर मुख्तलिफ तरह के फंगस होते हैं और ये फंगस जो इन्फेक्शन है ये भी प्रोड्यूस करता है। डॉक्टर साहब ने बता दिया है सबसे ज़्यादा खतरनाक आपके कानों के लिए हो सकता है। कानों में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो कितना स्वेयर हो सकता है, डॉक्टर साहब से हम ज़रूर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, कोरोना वबाई सूरत हाल, इतना मुश्किल मरहला, इतनी मुश्किल में हम लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग नहर पे नहा रहे हैं और स्पेशली हम लोग मना कर रहे हैं कि मास्क पहने। आप बात करते हुए भी छोटे छोटे पार्टिकल्स दूसरे तक ना पहुंचे, और लोग नहर के अंदर सलाइवा भी फेंक रहे हैं, खा के आम की गुठलियाँ चूस चूस के वो गंद भी सारा नहर में फेंक रहे हैं। ये कितनी डेंजरस सिचुएशन है। अच्छा, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। रिसेंटली हमने एक स्टडी की थी जिसमें हमने डिफरेंट हॉस्पिटल से फीसिस सैंपल और यूरिन सैंपल इकट्ठे किए थे। ठीक है, जिसमें 3 हॉस्पिटल थे। उनसे हमने इनिशियली फीकल सैंपल इकट्ठे किए, फिर यूरिन सैंपल लिए,
और हमने देखा कि ये वायरस जो है वो एक्सक्रीट होता है वो फीसिस में भी और यूरिन में। तकरीबन कोई 40% के करीब ये वायरस जो है एक्सक्रीट हो रहा है इन फीसिस में। तो दैट्स अ बिग खतरा है कि ये वायरस, क्योंकि यही पानी जो है फिर जाता है इनटू द वो सीवरेज में, और सीवरेज से फिर जाता है नहरों के अंदर, क्योंकि अगर नहरों में अंदर सीवरेज डाला हुआ तो फिर अगर, और या ये है कि कोई बंदा जैसे हम नहा रहे होते हैं इन क्लोज कांटेक्ट हो तो मे भी वो उसके आपस में बातें कर रहे हैं तो चांस है कि वो कर दे, वायरस शेड करे और वो बंदा वहाँ। लेकिन डॉक्टर साहब जैसे मैंने कहा कि लोग नहा भी रहे हैं, सारे उसी गंदे पानी में डुबकियां लगा रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट होता था कि नहर का बहता हुआ पानी साफ है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमारी नहर का कोई पानी साफ रह गया है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर वो सीवेज का वाटर उसमें मिला हुआ है तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मे भी बंदा वो कंटेमिनेट, क्योंकि अभी ये स्टडी चल रही है कि ये वायरस जो है नहर के पानी या सीवरेज वाटर के अंदर जिंदा हालत में होता है कि या इनएक्टिवेटेड होता है। ठीक। अगर जिंदा हालत में हो तो फिर तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर आप वायरस को देखें तो ये वायरस जो है वो पॉजिटिव, इसका जो जिनोम है आरएनए जो है वो पॉजिटिव सेंस का है। पॉजिटिव सेंस का जो जिनोम है वो इनफेक्ट जो डायरेक्टली इन्फेक्शियस होता है, अगर नेगेटिव सेंस हो तो वो नॉन इन्फेक्शियस होता है। लेकिन बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस पे हम मजीद भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपने कहा जी नहर का गंदा पानी कानों के लिए बहुत खतरनाक है, किस हद तक स्वेयर डिजीज हो सकती है? साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे देखने वालों को, सबसे पहले ये बताइए। सबसे पहले तो ये है कि अगर किसी के कान के अंदर मैल है, ठीक है, वो जब इस पानी के अंदर नहाता है वो पानी कान के अंदर जाता है, मैल जो है ना स्वेल कर जाती है। अक्सर आपने देखा होगा पेशेंट कंप्लेन करते हैं जी नहाने के बाद हमारा कान बंद हो गया है, ठीक है, वो मैल के फूलने की वजह से प्रॉब्लम आता है। इस तरह बाद पेशेंट होते हैं जिनके कान के पर्दे ऑलरेडी फटे होते हैं, जिनके अंदर सुराख होता है, ठीक है। अगर ये गंदा पानी उनके कान के अंदर जाता है तो क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर पर्दे के अंदर सुराख है तो वो कान के मिडल ईयर के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो मिडल ईयर की इन्फेक्शन और इसकी वजह से मुसलसल कान बहता रहता है मरीजों का। और जैसे मैंने पहले बताया था, जो कान का बाहर वाला हिस्सा है जिसको हम एक्सटर्नल ईयर कहते हैं, अगर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करेगा, वहाँ पे सोजिश करेगा तो उसको टाइटस एक्सटर्ना कहते हैं और काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द, सुनने की हिस्स भी मुतासिर हो सकती है जी बिल्कुल। इससे जब वो कान ब्लॉक हो जाएगा, सोजिश हो जाएगी तो मरीज को सुनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है जी। और इसका फिर हल और इलाज पे भी हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब ये पहले हमें ये बता दीजिए कि जैसे आपने कहा कि अभी इस पे रिसर्च जारी है कि ये पानी में जाकर एक्टिव रहता है या कब तक डीएक्टिव हो जाता है वायरस। तो डॉक्टर साहब इससे ये एक पूरे वायरसेस की फैमिली से कोरोना का ताल्लुक है, तो जो माजी में इसके वायरसेस इसके जो फेलोज रह चुके हैं उनमें क्या बिहेवियर देखा गया है, एक्सपेक्ट क्या किया जा सकता है कि ये हो क्या सकता है? जैसे ये आपको पता है ये कोविड जो है वन वायरस है, दूसरा जो है आप जो है इसी का नाम जो है कोविड जो है 2 वायरस आ गया, सार्स कोविड 2 जो है जी। अब ये जो वन की एग्जांपल हमारे पास है कि चाइना के अंदर एक अपार्टमेंट थे, उसके अंदर पूरा कुछ लोग जो थे वो कंटेमिनेटेड वायरस था उनके अंदर, लेकिन बाद में अल्टीमेट आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा जितने भी अपार्टमेंट में लोग रहते थे सारे पॉजिटिव हो गए। रीज़न क्या थी कि उसका सीवरेज जो है अपर से कहीं से लीकेज था और लीक होने की वजह से पूरे का पूरा अपार्टमेंट जितने लोग थे वो सारे पॉजिटिव हो गए थे। तो ये पूरा चांस है कि अगर सीवरेज वाटर है तो चांसेस हैं कि अगर लाइव वायरस है तो वो सारों को किल कर और बीमार कर देगा। इसे अगर ये वायरस 1 कर सकता तो वायरस 2 जो है सार्स कोविड 2 जो आया है CoV-2 जो आया है वो भी डेफिनेटली मे भी उसमें चांस हो, बट अभी स्टडी चल रही है इसके ऊपर। लेकिन खतरा मौजूद है, एहतियात बहुत ज्यादा लाजिम है। जैसे मैंने कहा कि इसका जिनोम भी पॉजिटिव सेंस, अगर सिर्फ जिनोम भी जा रहा है तो देन इवन वो भी कर सकता है इन्फेक्शन। सही। डॉक्टर साहब कान सुनने की हिस्स मुतासिर आपने कहा है हो सकती है, तो फिर इसका इलाज मुमकिन होगा? कैसे होगा इलाज, या फिर ये परमानेंट कोई डैमेज भी हो सकता है? जी उसमें अगर मैल की वजह से बंद हो रहा है तो जारी बात है ENT स्पेशलिस्ट उसको देखा, हम इसको देखेंगे। अगर इसमें मैल है तो हम उसको शक्कर मशीन के साथ या मैल को निकालेंगे तो उसके सुनने की सलाहियत वापस आ जाती है, ठीक है। अगर इसकी इन्फेक्शन हुई है तो हम उसको प्रॉपर तरीके से एंटीबायोटिक दे के उसकी कान की सफाई करके उसका इलाज करते हैं तो बेहतर हो सकता है। यानी काबिल इलाज है, लेकिन फिर भी मुसीबत में पड़ने की जरूरत जी, मुसीबत में पड़ने की, खास तौर पे जो वो मरीज जिनके पुराने कान बहते रहते हैं, जिनके कान के पर्दे के अंदर सुराख है, जिसको हम क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। ठीक। डॉक्टर साहब एक तो ये हो गया कि हम कोरोना से बचाने की मुसलसल कौम को बात करें, शहरियों की मुसलसल ये जितना नहर का पानी गंदा हमारा हो चुका है, इससे और किस किस टाइप के वायरसेस हैं जो कोई भी इंसान अपने अंदर ले जा सकता है और वो कितना
डेंजर जोन में जा सकता है। जी फिर जी, उसकी बहुत वजह सारे से। वायरस हैं, जैसे रोटा है, कोरोना है, अब हमारा जो पोलियो का वायरस है, ये सारे। इसके साथ में बहुत सारे बैक्टीरिया जो है सारे, हाँ, जो इंटेस्टाइन के जो डायरिया से एक्सक्रीट होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो तो लाइव प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द वाटर जो है ये नहरों के पानी के अंदर, तो वो डायरेक्टली दैट कैन इन्फेक्ट पानी। जो अगर वो क्लोज कांटेक्ट नहीं भी है तो पानी इन्फेक्ट कर सकते मतलब अब तो काफी गवर्नमेंट ने तो बहुत रिलैक्स कर दिया, होम आइसोलेशन की इजाजत दे दी, टेस्टिंग पे जबरदस्ती नहीं की जा रही, जो लोग करवाना चाह रहे हैं या साइलेंट सिम्टम्स है उनके किए जा रहे हैं, अब सख्ती नहीं हो रही, लोग फिर नहीं समझ रहे हमारे। उसका हल बड़ा सादा सा है हमारे हाँ, पास हाँ। कि स्मार्ट सर्वेलेंस ये है कि आप जाएं उस पूरे इलाके का सीवरेज में से वायरस आइसोलेट करके डिटेक्ट करके देखें। अगर वायरस डिटेक्ट होता है तो आप उस एरिया को बड़ी इजीली आप अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप बता रहे हैं ना इस मंसूबे के हवाले से, डॉक्टर जावेद अकरम साहब जो वाइस चांसलर हैं उसके हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी के, वो भी इसी पे वासा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि ये एक अच्छा तरीका हो सकता है कि इलाकों की निशानदही हो जाए कि कहाँ पे वायरस बहुत ज्यादा स्प्रेड कर रहा है। मेरा ख्याल है अकरम जावेद साहब अभी उन्होंने काम शुरू नहीं किया, हमने कर लिया है जी, वो प्लान कर रहे हैं। जी, हमने शुरू कर लिया। हमने 40 जो फीकल सैंपल लिए थे म्यू हॉस्पिटल से, जो है डॉक्टर हॉस्पिटल से और एक और हॉस्पिटल से, हम तीनों से लिए थे सैंपल, ये अल फारूक जो हॉस्पिटल है, इन तीनों से लिए थे और उनका हमने करके देखा तीनों जो हॉस्पिटल हैं वो वहाँ से वायरस निकल रहा है, वो सीवरेज में जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ ये बता दूं कि मैं आई मस्ट अप्रिशिएट ये जो हॉस्पिटल है उन्होंने हमारे साथ एक रिसर्च में हमें हेल्प की है। ये इसमें कोई आप घर में भी बैठे हैं तब भी आप फीकल सैंपल जो है एक्सक्रीट कर रहे हैं और वायरस निकल, अब जहाँ बैठे होंगे तो इन हॉस्पिटल का इसमें कोई कसूर नहीं है। सही। अगर कोई इन हॉस्पिटल को मेरी वजह से इन बातों से तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ इन हॉस्पिटल को। सही। डॉक्टर साहब, आपने कानों के लिए तो खतरनाक बता दिया है, बाकी हमारे नाक के लिए, हमारे मुंह में पानी चला जाए अगर तो उसके वो भी क्या खतरनाक हो सकता है, वो किस सूरत में खतरनाक हो सकता है? नहीं, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि जो नहर के अंदर लोग नहा रहे होते हैं तो उनकी नेजल सिक्रीशन जो है ना वो भी पानी के अंदर शामिल हो रही होती है। इस तरह पेशेंट उस पानी के अंदर थूक रहे होते हैं, उनके अंदर भी वायरस मौजूद हो सकता है। अगर एक बंदा इन्फेक्टेड है तो उनकी सिक्रीशन में वो वायरस मौजूद होगा। ठीक है, अगर कोई क्लोज कंटेक्ट है, बहुत डिस्टेंस पे नहीं है, करीब एक बंदा और नहा रहा है तो वो वायरस उस इंसान दूसरे इंसान के अंदर भी मुंतकिल हो सकता है और उसके अंदर भी डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकता है। इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी डॉक्टर साहब मेरा रिसर्च कर रहे हैं, ये आपको बेहतर बताएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए अब कि अभी तक जिस तरह से कोरोना को डील किया जा रहा है, मुसलसल हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, गवर्नमेंट इतना काम कर रही है, बता रही है लोगों को, लोग हमारे अभी तक बाज नहीं आ रहे। क्या समझते हैं, क्या वजह हो सकती है, क्यों नहीं लोग समझ पा रहे कि ये खतरनाक बीमारी है? नहीं, शायद हम वैसे ही हिस्टोरिकली या एज ए नेशन जो हम ऐसी तरह के मतलब कैजुअल से लोग हैं, वो सिर्फ हमारी कि ये जो कैजुअल होने की वजह से बहुत सारा डिजीज, मतलब गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे स्टेप्स लिए थे इसमें, बिकॉज मैं खुद CM टीम में था, मैं देखा कि 2 सेक्रेटरी जो हेल्थ में बड़ा काम करते हैं, रियली मैं मस्ट अप्रिशिएट करूँ। लेकिन गवर्नमेंट हमारी कैजुअल एक जो नेचर है उसकी वजह से अगर कुछ ज़्यादा कुछ ईद के दिनों के बाद वायरस स्प्रेड हुआ है तो सिर्फ हमारी अपनी वजह से गवर्नमेंट ने बड़े सही स्टेप लिए कि जो सारी जितने भी इनकी प्लानिंग होती थी मैं उनमें शामिल था। वो इंटरनेशनली किसी मुल्क से भी हमारी प्लानिंग आप कंपेयर कर सकते हैं, वो बेहतर ही होगी। सिर्फ मेरा अपना बिहेवियर है, क्योंकि ये वायरस कोरोना को आप सिर्फ अपने बिहेवियर से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कहते हैं स्टे सेफ, इसलिए कि आप अब घर में रहें और स्टे सेफ। बिल्कुल। तो इसलिए वो उसका हमने ऑफ नहीं किया उन दिनों में। हमने समझा कि बस कोरोना खत्म हो गया, ईद आ गई है तो कोरोना खत्म, तो जितना हमारे कॉन्टेक्ट गवर्नमेंट ने जो SOPs बनाए हुए अगर सारे लोग उस पर अमल करें तो फिर इसके ट्रांसमिशन के काफ़ी हद तक चांसेस कम किए जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए हमें कि चूंकि आप ENT स्पेशलिस्ट हैं, तो ये गर्मी का मौसम है, हमने देखा है कि गर्मी के मौसम में लोगों को हर तरह की बहुत ज़्यादा बीमारियां लग जाती हैं, चाहे वो कोई भी हो। सर्दियों में फिर भी थोड़ा बचे रहते हैं, लेकिन गर्मियों में हम देखते हैं बीमारियां बहुत कॉमन हो जाती हैं। कौन कौन सी डिजीजेज स्पेशली आपकी फील्ड से रेलिवेंट है जो कि स्पेशली इन मौसम में बहुत देखने को केसेस आते हैं? जी, एक तो पहले मैंने आपको बताया कि कान की काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ जिसमें फंगस है, ऑटोमाइकोसिस है, वो काफ़ी कॉमन है। ठीक है जी। उसके बाद लोग नहरों के अंदर नहाते हैं, ट्यूबवेलों के अंदर नहाते हैं या बहुत ज़्यादा नहाते हैं, तो जिनके पर्दे पहले ही कमज़ोर होते हैं, जिनके कान के पर्दों के अंदर सुराख होता है, पानी अंदर चला जाता है, वो उनके कान मुसलसल बहते रहते हैं। गर्मियों के अंदर लोग जो है ना मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात इस्तेमाल करते हैं, ठंडे
ठीक है, और वो मशरूबात या ठंडा पानी या ठंडी आइसक्रीम खाने से उनके अक्सर गले भी ख़राब रहते हैं। ठीक है, और गला ख़राब होने की या टॉन्सिल की बीमारी जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है गर्मियों के मौसम। और गला खराब तो आजकल हमने बिल्कुल नहीं होने देना, क्योंकि जैसे गला खराब हो बेशक रूटीन पे हो लगता है कोरोना हो गया। जी बिल्कुल जी। हाँ, तो इसलिए डॉक्टर साहब हमें ये बता दीजिए कि जो नहर में तो नहाने को किसी सूरत भी अप्रूव नहीं किया जा सकता, पूल में नहाया जा सकता है? पूल में वो कुछ कहते हैं कि दवाएं डाली जाती हैं जो जरासीम कुछ होती हैं, क्या वो सेफ होती हैं इंसानों के लिए? बिल्कुल, अगर क्लोरीनेटेड है वाटर तो दैट्स सेफ, बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट जो अपना डिसइंफेक्टेंट है वो फॉर्म, जैसे हमें पता है कि वो ब्लीच है जिसको क्लोरीन का सोर्स है, तो अगर वो क्लोरीनेटेड वाटर है तो जो बहुत जल्दी आप आराम से नहा सकते हैं, उसमें कोई मसला ही नहीं है। कोरोना को भी खत्म कर देगा क्लोरीन? जो ब्लीच इज अ वेरी गुड सोर्स फॉर किलिंग द जो है इसको कोरोना को जो है, और क्लोरीन जो बहुत अच्छा सोर्स, बल्कि ये वायरस जिसमें कहते हैं एनवेलप्ड वायरस है, एनवेलप्ड वायरस ईजिली किल हो जाते हैं अल्कोहल से, इस तरह की चीज़ों जो आप जस्ट यहाँ मतलब 70% अल्कोहल का स्प्रे। लेकिन डॉक्टर साहब ये आप जिनको इतना इजी वायरस कह रहे हैं ना, इन्होंने सारी दुनिया को आगे लगाया। नहीं, रीजन सिर्फ ये है कि ये वायरस चेंज हुआ, इसका जो ट्रांसमिशन रूट, ट्रांसमिशन जो मैकेनिज्म वो चेंज हुआ। नॉर्मली कोरोना आ रही है इन द फॉर्म ऑफ फ्लू, पाकिस्तान सारी दुनिया में चल रहा था, लेकिन अब इसने जो आपने लिया है इसकी जो वायरस की स्ट्रक्चर देखें, जो सरफेस प्रोटीन है इसकी, जो जिसे कहते हैं एस प्रोटीन है, तो उसमें जो क्लीवेज साइड थी, क्लीवेज साइड पे चेंज आई है। वो जो एंजाइम फ्लू को भी कर रहे हैं, कट करते हैं इस वायरस की प्रोटीन को, वो इसको फ्यूरिन वो भी कट करती है। तो इसलिए अब ज़्यादा यह है कि इस वायरस को म्यूटेट हुआ, चेंज हुआ, कहीं बैट से आया, कहीं एनिमल सोर्स है, लेकिन म्यूटेशन के बाद ये इसने ट्रांसमिशन जो है, अभी भी देखिए मॉर्टेलिटी इसमें 2% 3% है, लेकिन रीजन ये है कि ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है इसकी, बड़ा इजीली ट्रांसमिट हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपको क्या लगता है, पूरी दुनिया के माहिरीन इस पर रिसर्च कर रहे हैं, अभी कितना वक्त और लग सकता है इस वायरस को समझने में या फिर कुछ बेहतर अंदाज में समझने में? देखिए अगेन मेरा बिहेवियर डिसाइड करेगा मैंने इस वायरस को कितनी जल्दी ख़त्म करना। हाँ। अगर मैं वैसे ही कैजुअली करता रहा तो ये वायरस चलता रहेगा। दिसंबर से ये वुहान में आया वायरस, और उसके बाद मार्च से तकरीबन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इतने अरसे में लोगों के जो आपने बिहेवियर ऑब्जर्व किए हैं पूरी दुनिया के और हमारे भी, क्या लगता है इसके बुनियाद पे? देखिए उसमें कुछ जैसे बड़ा कैजुअली लिया यूके ने, बड़ा कैजुअली लिया यूएसए ने, बाकी आप कोरिया, सिंगापुर, चाइना, ये कंट्रीज उठा के देख लें, वो जो शुरू जिस मुल्क से हुआ था, जिस शहर से हुआ था, वो नॉर्मल लाइफ पे आगे जी नॉर्मल लाइफ पे आगे हुए। तो हम जितने कैजुअल रहेंगे उतना इस वायरस ज़्यादा देर से। लेकिन एक और चीज़ है जो शायद हमारी पॉलिसी में भी हो, कहीं हिडन पॉलिसी हो, कि एक हम कहते हैं कि जो है हर्ड इम्यूनिटी होती है, कि अगर आपकी पॉपुलेशन का 60 to 90% जो है 68 to 69% जो है वो लोगों को मतलब इन्फेक्ट हो जाएं और वो सर्वाइव करें या ना करें, लेकिन अगर इन्फेक्ट हो जाते हैं तो हम उसके कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी आ गई। हर्ड इम्यूनिटी का मीन्स कि अब वायरस को अपना होस्ट मिलने में डिफिकल्टी होगी, तो डिजीज का वो भी इस तरह भी कंट्रोल हो जाती होती है। अच्छा सर, ऐसा भी होता है कि एक से दूसरे बंदे को वायरस लग रहा है या फिर ये वायरल है, एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसकी जो शिद्दत है, मजबूती है, कम हो जाए, ऐसा कुछ है डॉक्टर साहब? ये हमारा शायद हम लक्की हैं, वो कहते हैं कि जो लोग जून के अंदर बीमार होंगे, वो जून के बाद बीमार होंगे, वो उनको सर्वाइवल चांस ज़्यादा है। रीज़न क्या है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल गई ये वायरस कैसा है, मुझे इसके बहुत सारी मेडिसिन का पता चल गया हुआ कि ये कैसी है। अब वैक्सीन का ट्रायल हो शुरू हो गए दुनिया के अंदर, तो ये एक से शायद जो पसाजेस हुए हैं, एक बंदे से मिलियंस ऑफ लोगों के अंदर पसाज हुआ है, मे भी वायरस कुछ वीक हो गया है। अब इसलिए अब आजकल एक नए रिसर्च पेपर आ रहे हैं, नाउ दिस कोविड इज डाइंग, कह रहे हैं कि कोविड खत्म हो रहा है। अल्लाह करे खत्म हो जाए डॉक्टर साहब, अल्लाह करे ये खत्म हो जाए। डॉक्टर साहब आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि ज़ुकाम, गला ख़राब, फ्लू हो जाना हर बंदे को इस शक में मुब्तला कर देता है कि शायद कोरोना तो नहीं हो गया। तो इस मौसम में ख़ास तौर पर कौन कौन सी ग़िज़ाई एहतियात या फिर कौन कौन सी आदत हमें छोड़नी पड़ेंगी कि हम अपने गले को बचा सकें, ज़ुकाम से हम बच सकें? जी इस तरह की चीज़ें जो गला ख़राब करती हैं, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ठंडा पानी है, खट्टी ठंडी चीज़ें हैं, आइसक्रीम्स हैं, वो हमें एहतियात के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि गला ख़राब ना हो और हमें वो सस्पिशन ना हो कि हमें कोरोना ने अटैक कर दिया है। तो डॉक्टर साहब ये इन चीज़ों से हमने बचना तो है, तो क्या बिल्कुल ही हम रूम टेम्परेचर पे पानी पिए या फिर थोड़ा ठंडा पिया जा सकता है? नहीं, हल्का सा ठंडा या रूम टेम्परेचर वाला पानी इस्तेमाल किया जा सकता है जी, लेकिन बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए।
कोल्ड ड्रिंक जो है ना वो ख़ास तौर पर अवॉइड करनी चाहिए, और जिनके साथ बाद लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं हल्के से ठंडे पानी से, उनको हल्का ठंडा पानी भी अवॉइड करना चाहिए। हाँ सही। इस तरह दीगर जो फ्लू भी, तो डस्ट एलर्जी की वजह से बहुत सारे लोगों को हर वक्त ही फ्लू रहता है, या वो जब एसी में जाते हैं, एसी से निकलते हैं तो थोड़ी उनकी ऐसी फीलिंग्स आ जाती हैं, वो क्या करें? जी बिल्कुल, जो उनको एलर्जी का मसला है तो उनको एलर्जी से बचना चाहिए, ख़ास तौर पे डस्ट से, ज़्यादा टेम्परेचर से, ज़्यादा कूलिंग से, ठीक है, ताकि इस तरह की अलामात ना हो कि वो जाके मिक्स करें उसके कोरोना की अलामात के साथ। ठीक। डॉक्टर साहब, चूँकि आप वायरोलॉजिस्ट हैं, वायरसेस से आपका जो है वो आप उनको स्टडी करते रहते हैं, उन पर काम करते रहते हैं, हमें बताइए ये जो हम मुसलसल मास्क पहनने की हिदायत पहले दिन से SOPs तय हैं कि मास्क ज़रूर पहनें, कितने % इंसान बच सकता है वायरस से? मेरा ख्याल ये हम थोड़ा सा इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। मास्क रिकमेंडेड है आप पब्लिक प्लेसेस पे, ठीक। आप घर में बैठे अगर अपने रूम में हैं तो मास्क बिल्कुल पहनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो कैरी आपकी करने की कैपेसिटी वो कंपैरेटिवली कम होती है। स्पेशली मैंने देखा है आजकल लोग जो है मार्केट में N95 मास्क पहने फिर रहे होते हैं और KN95 पहने फिरते होते हैं, वो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। वो है फॉर द लैब्स के लिए, वो है डॉक्टर्स के लिए, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके लिए, ये आम जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। अगर आप वो पहन के फिरते रहेंगे तो आप अपनी ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी को कम कर रहे हैं। तो इससे बेटर आप खुले एरिया में, बेशक आप 2-4 जैसे हम बैठे हुए हैं, ये तो यहाँ चांसेस है कि वायरस क्योंकि कोई हवा जो है पार्टिकल एक दूसरे को जा सकते, लेकिन अगर ओपन में बैठे हैं तो देयर इज़ नो नीड अपने घर के सहन में बैठे, मेरा नहीं ख्याल की ज़रूरत है हमें मास्क पहनने की। मास्क किस हद तक प्रोटेक्ट कर सकता है? जी मास्क जो है आपको मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक, मतलब अगर 90% मैं कहूँ कि अगर प्रोटेक्ट, आपने कोई ओरली कोई चीज़ नहीं ले ली या कहीं आपने हाथ को चीज़ लगी थी, मास्क उतारते आपने आपको खुद कंटेमिनेट कर लिया है, क्योंकि मास्क उतारना भी बड़ा काम है, उतार के उस मास्क को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है वो भी बड़ा काम है। नहीं तो हम तो सोर्स बना रहे हैं लोगों के लिए। अगर मैं कंटेमिनेटेड हूँ, मुझे डिजीज़ है, मैं अपना मास्क कहीं ऐसी जगह पब्लिकली फेंक देता हूँ तो मैं तो लोगों के लिए सोर्स हूँ। तो हमें बड़ा जिम्मेदार बिहेवियर हमारे रखना चाहिए। अगर हम ये जिम्मेदारी नहीं लेते तो ये चीज़ें उल्टी नुकसान देती हैं। नुकसान दे सकती हैं। कि अगर एक बंदा इन्फेक्टेड है जिसको वाकई कोरोना हुआ है, उसके लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब नेजल सेक्रीशन है, स्नीज करेगा या कफ करेगा तो उसके ड्रॉपलेट्स काफ़ी दूर तक जाएंगे। अगर उसने मास्क लगाया होगा तो उसके ड्रॉपलेट्स उस मास्क के अंदर ही रह जाएंगे। अगर वो लगा लेगा तो अगर जो पेशेंट है जिसको कंफर्म हो गया ही शुड स्टे इनसाइड, वो आइसोलेशन से आइसोलेट हो जाना चाहिए ताकि दूसरों के लिए अफसोस ना। डॉक्टर साहब, ये जो मास्क का मामला है, हमारे लोगों के साथ ये बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि हमें घुटन हो रही है, हमारी सांस बंद हो रही है, हमें सांस नहीं आ रही, और ख़ास तौर पर वो मरीज़ बहुत परेशान है जिनको कोई किसी टाइप की कोई एलर्जी है या दमा है, कोई सांस की बीमारी है, वो फिर क्या करें? मास्क भी पहनना है और थोड़ी अपनी सांस भी बहाल रखनी है। एक तो डॉक्टर साहब ने बताया नहीं कि N95 जो ना हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है। सही। आप जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अक्सर मार्केटों के अंदर या बाज़ारों के अंदर आम लोग जो हैं वो N95, तो उसमें सांस लेना वाकई मुश्किल हो जाता है। तो उन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। ये डॉक्टर, पैरामेडिक्स जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनके लिए ये ज़रूरी है। वो सिंपल एक सर्जिकल मास्क या आम मास्क है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो उनकी घुटन की फीलिंग कम आएगी, और जब आहिस्ता सा लगाना शुरू कर देंगे उनकी फीलिंग बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आप यूज्ड हो जाएंगे, आपको आदत हो जाएगी। यूज्ड हो जाएंगे। सही। डॉक्टर मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं, जी जरूर, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में वाहिद लैब है जो मास्क की टेस्टिंग करते हैं, बल्कि जो टाइविक है इनकी टेस्टिंग, जितनी जो आजकल क्लेम करें कि ये क्लोथ जो है इस पर एंटीवायरल है, ये एंटीबैक्टीरियल है, इस बायो बर्डन कम है, वो सारी हमारी टेस्टिंग में हमारी लैब करती है। ठीक है, सही। इसमें आजकल कुछ मास्क ऐसे मतलब सब स्टैंडर्ड मास्क आ रहे हैं कि उनमें जो बिल्कुल ब्लॉक है, ठीक है, मास्क की ब्लॉक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबान हमारे साथ मौजूद रहे और हमें बता रहे थे कि मास्क भी पहनना है और नहर में बिल्कुल नहीं नहाना। पता नहीं किस किस टाइप के वहाँ पर वायरसेस हैं जो आप अपने अंदर ले जा सकते हैं और किसी बड़ी बीमारी का सबब वो बन सकते हैं। यहाँ पर वक्त है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस की सूरत हाल है, वबाई मर्ज है, पूरी दुनिया के लिए मुश्किल का वक्त है, हमारे लिए भी यकीनी तौर पर एक बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हम लोग अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में शुमार होते हैं और इसी वजह से हमारे वसाइल भी बहुत कम है।
इस वायरस को टैकल करने के लिए, इस वबाई सूरत हाल को टैकल करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वायरस इन बुरे दिनों में हम तक पहुंचा है कि जब हमारे बहुत ही खूबसूरत मजहबी त्यौहार आते हैं। पहले हमने देखा कि छोटी ईद आई, लोगों ने खूब शॉपिंग की और उसके बाद उसका हमने खमियाजा भी भुगता और केसेस एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अब खतरा एक बार फिर से हमारे सरों पर मंडला रहा है और खतरा इसलिए बहुत ज़्यादा है कि हम लोगों के रवैये ऐसे हैं कि हम लोग वायरस को मानने को तैयार नहीं है, SOPs पर अमल दरामद करने को अभी तक तैयार नहीं है। शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है। तो ऐसे में बकरा मंडियां लगाने के हवाले से गवर्नमेंट की जानिब से तो प्लान किया जा रहा है कि शहर से ज़रा दूर तकरीबन 10 किलोमीटर के रेडियस के इलाके में बकरा मंडियां लगाई जाएं। वहाँ पर ख़ास किस्म के SOPs तय किए जाएंगे। जो बुजुर्ग अफराद हैं, जो बच्चे हैं, उनको बकरा मंडी में जाने की इजाज़त नहीं होगी। शहर से बाहर 14 के करीब मंडियां लगाने का अभी तक प्लान सामने आ रहा है, जिसमें बताया गया है कि मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं कि ये मंडियां कहाँ कहाँ पर लग सकती हैं। मंडियां तो लगेंगी, जानवरों की खरीदो फरोख्त भी होगी, लेकिन इन तमाम मामलात को हमने संभालना है कि हमारा मजहबी त्यौहार भी खूबसूरती से गुजर जाए और हम किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाएं कि इस वक्त को बाद में कोसते रहें कि हम लोग उस वक्त एहतियात कर लेते तो फिर बाद में सूरत हाल ख़राब ना हो जाती। इमरान मलिक, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि इजलास भी हो रही हैं, क्या मीटिंग्स हो रही हैं, क्या बातचीत हो रही है, कौन कौन से मकामात हैं जिनकी अब तक निशानदही की गई है कि वहाँ पर बकरा मंडियाँ लगाई जा सकती हैं। इमरान, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले बताइए कि कितने मकामात हैं? 14 मंडियाँ बताया जा रहा है, कौन कौन से मकामात ज़ेर ग़ौर? सिदरा, चूँकि आपने तफसीलन बताया भी है और हमारा चूँकि मजहबी फरीज़ा भी है और बहुत बड़ा त्यौहार है ये, और इस वाले से सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि जो मुल्क में सबसे बड़ा ये त्यौहार मनाया भी जाता है और उसके साथ मईशत को भी देखा जाता है। 7 अरब डॉलर जो है इसके ऊपर खर्च आता है, यानी कि इनको बेचने लेने वाले ये तमाम तर जो एक एंड पे समअप होता है उसमें पैसों का फिगर भी सामने आता है। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी तशवीश भी पाई जाती है कि कोरोना वबा भी है और इससे किस तरह से बचना है, किस तरह से SOPs तय होने हैं, क्या मंडियां लगाई जानी भी हैं या नहीं। मगर अब तो ये बात तय हो गई है कि मंडियां लग रही हैं मगर शहर से बाहर। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ऐलान हुआ, उसके बाद वज़ीर कानून की सरबराही में कमेटी बनाई गई। कमेटी ने जो है वो पिछले जो लास्ट हफ्ता गुजरा है उस वहाँ पे मीटिंग की। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, तमाम लोग वहाँ पे बैठे और ये तय हो गया कि SOPs क्या रखे जाएंगे और शहर में कहाँ कहाँ पे मंडियाँ लगाई जाएंगी। उसके बाद कमिश्नर लाहौर डिवीज़न ने भी इजलास किया और उसके बाद ये तय हो गया कि इस हफ्ते में जो रवा हफ्ता जारी है अभी भी, इसमें तय हो जाएगा कि मंडियों की निशानदेही करके बता दिया जाएगा कि ये यहाँ पे मंडियाँ लगाई जाएंगी। मंडियाँ जो हैं वो शहर के जो इलाके हैं उनके रूरल एरियाज में लगाई जाएंगी। अच्छा, शहर के इलाके क्या कंसीडर किए जाएंगे? क्या बाउंड्रीज क्या तय की जाएंगी? बाउंड्री ये है कि आपका दाखिली खारजी रास्ता, जिस तरह सगियां हैं, हाँ। सगियां में 2 मंडियां लगेंगी। शाहपुर कांजरा न्याज बेग वाला हमारा दाखिली खारजी शाहपुर कांजरा में एक मंडी है जो सरकारी तौर पे भी लगती है पूरा साल, मगर ये तो लगनी है। इसके अलावा 13 मंडियां और लगेंगी जिसमें ठोकर न्याज बेग आ जाएगा, आपके जल्लो के इलाके आ जाएंगे और खास तौर पर रिंग रोड और बंद रोड को तरजीह दी जाएगी, जो इसके रूरल एरिया और बड़े बड़े मैदान होंगे जहाँ पे शामियाने लगाए जाएंगे ताकि लोगों की तरफ से जो एंट्री एग्जिट का रास्ता हो वहाँ पे कोई परेशानी ना आए और जो भी वहाँ पे आए वो एक फर्द फैमिली का आकर अपना जो भी बैल बकरा या कोई भी मवेशी वगैरह खरीदना है वो आराम से खरीदे। और इसके लिए बाकायदा तौर पर SOPs तय किए जा रहे हैं और ये तमाम तर SOPs जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भिजवा दिए हैं। भी हम बात करते हैं, पहले हमें ये बताइए कि आपने बताया कि शाहपुर कांजरा जो मंडी लगती है वो तो लगेगी इस साल भी, तो मजीद कौन सी ऐसी मंडियां हैं जो पहले किन मकामात पर लगती थी, इस साल उन मकामात पर नहीं लगेंगी, उनकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी, वो कहीं और चली जाएगी? जी, ये बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये आपकी पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, वहाँ पे मंडी लगती थी। LDA सिटी थी, वहाँ पे लगती थी मंडी, और इसके साथ साथ आपका डिफेंस फेज 5 में मंडी लगती थी। अब यहाँ नहीं, यहाँ पे क्योंकि ये शहर के अंदर आ जाते हैं। अब चूंकि पहले तो ये तय हो गया कि आपका जो शहर है उसको बचाना कैसे है और इसके अंदर कोई जानवर ना आए, अगर आए तो वो खरीदा हुआ आए और लोगों के घरों में जाए और उसकी लोग जिस तरह से हिफाजत करते हैं अपनी भी एहतियात करें, उसकी भी हिफाजत करें। ये तमाम तर चीज़ें तय हो रही हैं। अब दूसरा ये देखें, ये तमाम तर जो बातें हैं ये अभी इसके ऊपर ना तो इम्प्लीमेंट हुआ है, ये तमाम बातें जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बताई जा रही हैं और उनको बाकायदा समरी भी मूव कर दी गई है। ठीक है इमरान मलिक, SOPs भी हम बात करते हैं कि SOPs क्या तय किए गए हैं और सबसे ज्यादा बड़ी
बात ये कि SOPs तो तय हो जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर अनीला जमील साहिबा हैं, प्रोफेसर ऑफ वेटनरी हैं आप, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहिबा ये बताइए कि बकरा ईद की आमद है, मंडियां लगाई जानी है और ऐसे में कोरोना वायरस की वबा भी है। जी, मंडियों में जैसे अभी आपको बता रहे थे कि मंडियां क्योंकि शहर से बाहर इस दफा लगाई जा रही हैं और मुतलका मुतय्यन किए के मकामात से लगा रही है, तो लिहाजा वहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को जरा फासला भी तय करना पड़ेगा। दूसरा वही जो एहतियाती तदाबीर जो हुकूमत आपको बता रही है, आवाम को बता रही है कि मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, समाजी फासला यकीनी बनाएं। इसके अलावा बुजुर्गों और बच्चों को मंडियों में हरगिज़ लेके ना जाएं और जब जानवर परचेज करके घर लेके आए तो अपने कपड़े चेंज करें, नहाएं और जो भी मोटरसाइकिल या जूते या गाड़ी आप लेके जाते हैं उसके टायरों को स्प्रे करें अच्छी तरह से। और बहुत से स्प्रे मार्केट में अवेलेबल है। डॉक्टर साहबा हमें ये बताइए कि ये इस वक्त जो वायरस है अभी तक ये इंसानों से इंसानों में मुंतकिल हो रहा है। एक बार तो जानवरों से इंसान में मुंतकिल हो चुका है जो कि वुहान में चाइना में हुआ, लेकिन अब इसकी ट्रांसमिशन एक इंसान से दूसरे इंसान में है। क्या ऐसा भी मुमकिन है, ऐसा भी खतरा लाहिक है कि ये इंसानों से जानवरों में चला जाए? जब हम जूनोटिक डिजीजेस की बात करते हैं ना, तो जूनोटिक डिजीजेस को टेक्निकली हम कहते हैं ये वो डिजीजेस होती है जो कि जानवरों से इंसानों में और वाइस वर्सा इंसानों से जानवरों में भी मुंतकिल होने के का होता है इसमें रिस्क। लेकिन अभी तक क्योंकि कोई साइंसी तहकीक इससे नहीं हुई कि कहीं पे इंसानों से जानवरों में मुंतकिल हुआ है। मासवाए एक आधी हमें रिपोर्ट मिली थी कि जू एनिमल में ये हुआ था, टाइगर्स में इसको उन्होंने आइसोलेट किया था, लेकिन उसमें जो जू कीपर था उसे ये कोविड की बीमारी थी, वो पॉजिटिव था कोविड से। लेकिन अभी तक और किसी भी किस्म की रिपोर्ट में ये साइंसी तहकीक, साइंटिफिक फाइंडिंग नहीं आई कि लाइव स्टॉक से या लाइव स्टॉक को इंसानों से ये डिजीज डॉक्टर साहबा बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हम मुस्लिम कंट्री हैं और ईद उल अज़हा एक बहुत बड़ा हमारा कौमी त्यौहार है, हमारा मजहबी त्यौहार है जिसे हम बहुत जोशो खरोश से मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तो इस तरह का जो हमारे यहाँ सिस्टम है, जैसे जानवरों की खरीदो फरोख्त भी होनी है, उसको फिर घरों में भी लाया जाना है, फिर बच्चों ने उनके आसपास भी रहना है, माजी के वाकयात क्या बताते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है और किस हद तक ये खतरा है कि ये वायरस इंसान से जानवर में मुंतकिल हो जाए? जो इसका रिस्क है, बीमारी का रिस्क फैक्टर्स आर ऑलवेज देयर, क्योंकि रिस्क हमेशा होता है बीमारी का। और सिर्फ ये कोविड ही नहीं, और भी बहुत सी बीमारियां हैं जो जानवरों से इंसानों को लग जाती हैं, वो एक लंबी लिस्ट है। लेकिन जो नक्शल में जो मैं बात कहूँगी और जो हमेशा हम कहते आए हैं अवाम को, वो यही है कि जब आप जानवर परचेज करने जाएं तो तब भी अपनी पूरी एहतियात रखें, सफाई सुथराई का। और जब जानवरों को घरों में लेके आए तो उनके गिर्द हजूम ना करें, जानवरों के इर्द गिर्द में उनको साफ और कुछ जगह पे बांधें, उनकी सफाई का इंतजाम करें और बच्चों को उनसे खेलने या बहुत ज्यादा उनसे इंटरेक्ट करने ना, जिसे हम कहते हैं ना कि सेफ डिस्टेंस रखें या सेफ स्टे आप रखें अपना जानवरों से। क्योंकि बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो कि कोविड के अलावा भी जानवरों से इंसानों को लग जाती हैं। अब बच्चे क्योंकि ज्यादा रिस्क पे होते हैं, इसलिए ये हम हमेशा समझाते हैं अपने क्लाइंट्स को कि सेफ डिस्टेंस पे रहें जानवर। ठीक है जी, सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। इमरान मलिक, SOPs क्या तय किए गए हैं? देखिए सिद्रा, चूँकि डॉक्टर साहब आपके साथ थी और इस वाले से बेहतर उन्होंने SOPs के हवाले से भी बताया, मगर बुनियादी SOPs तो इमरान वही है ना जो हम लोग ऑब्जर्व एहतियात और के हवाले से कोई जानवरों बिल्कुल के क्यों नहीं है, हवाले से, क्यों नहीं जी। इसके हवाले से जब ये लोडिंग गाड़ी जो है वो जब आपके शहर के दाखिली रास्तों पर आएगी, मंडियों में जाएगी, तो वहाँ पे तमाम जानवरों पर जो है वो स्प्रे किया जाएगा ख़ास अंदाज में। वहाँ पे पुलिस की जो चेकिंग होगी, सर्चिंग की जाएगी, पेट्रोलिंग की जाएगी बाकायदा तौर पर मंडियों के अंदर। और ये तो तमाम SOPs हैं लिख परत के साथ जो
एक फ़ाइल में लिखे होते हैं। मगर मैं अफसोस के साथ कहूँगा कि जब मंडियाँ देखते हैं तो मंडियों में आपको वैसे ही हालात नज़र आते हैं जैसे बाज़ारों में नज़र आते हैं, क्योंकि हुकूमत इसको लगाना चाह रही है अपने प्लेटफार्म से और इसके ऊपर पैसे भी खर्च करना चाह रही है। इसके ऊपर ये ना तो आउटसोर्स है, ना ये कोई और मंडी लगा रही है, हुकूमत लगा रही है और हुकूमत का कंट्रोल होगा इसके ऊपर बाकायदा तौर पर। जो इस वक्त पूरे शहर की सूरत हाल देखी जा रही है वो अभी तक उस चीज़ से बाहर नहीं निकल रहे जो छोटी ईद पे हुआ। अब बड़ी ईद की बड़ी शान होती है, बड़ी कुर्बानियाँ दी जाती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है जब आप जानवर ख़रीद के लेकर आएंगे 10 दिन पहले ये मंडियाँ फाल कर दी जाएंगी, यानी कि 20-21 जो है जुलाई को ये मंडियाँ शामियाने आपको सजे हुए नज़र आएंगे। वहाँ पे बैल भी नज़र आएंगे खूबसूरत और तमाम तर बकरे भी नज़र आएंगे। लोगों का आना जाना भी होगा, मगर एक तरीक़ाकार होगा जिसके लिए जिससे पहले जो है तैयारियाँ की जा रही हैं। मगर सबसे ज़्यादा फोकस जो किया जा रहा है वो इज्तिमाई कुर्बान गाहों पर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बाकायदा इमरान मलिक उन पे भी एसओपीज गवर्नमेंट को यकीनी तौर पर बनाने पड़ेंगे। डॉक्टर साहिबा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जैसा कि आपने खुद भी बताया, हम भी ये अपने प्रोग्राम में बाकायदा टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं कि अमेरिका में एक टाइगर में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई थी। तो हमें ये बताइए कि क्या किसी भी जानवर में अगर खुदा न खास्ता ये रिस्क फैक्टर मौजूद है, आपने कहा, तो क्या कोई भी जानवर इंसान से वो वायरस कैच कर सकता है, या फिर जानवरों को भी कैटेगराइज किया जा सकता है कि फलां जानवर है जो बहुत तेजी से वायरस को पिक करेगा और फलां जानवर है इसको थोड़ा टाइम लगेगा, ये बर्दाश्त कर जाएंगे? इससे अभी कोई जिसको आप कहना कि कोई साइंसी तहकीक तो नहीं आई, कोई फिगर वर्क तो नहीं आया, लेकिन हम जनरली ये कहते हैं जैसे कोविड जब स्टार्ट हुआ था, कोविड-19 की डिजीज स्टार्ट हुई थी और बहुत सी रिसर्च हमारे सामने आई थी, उनमें कैट्स का जिक्र आया था, डॉग्स का जिक्र भी आया था। तो पेट ओनर्स को स्पेशली हम ये मशवरा देते हैं कि आप अपने पेट्स को जब आप उनको कहलाने लेके जाते हैं तो ऐसे टाइम पे बाहर लेके जाएं जिस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा रश ना हो, और इसके अलावा उनको बहुत ज्यादा पार्क में लेके ना जाएं। आप उनकी डाइट का ख्याल रखें, इम्यूनिटी का ख्याल रखें और जितनी भी हेल्थ की प्रिकॉशंस है वो करें उनके साथ, क्योंकि जैसे हम जब बाहर निकलते हैं तो हम एक सेफ डिस्टेंस पे रखते हैं, इसी तरह से जब हम पेट्स को भी बाहर लेके जाएं तो हमें सेफ डिस्टेंस पेट्स का भी रखना चाहिए और ऐसे टाइमिंग्स पे बाहर लेके जाने चाहिए जिस टाइम के ऊपर बाहर हजूम ना हो। मार्केट्स में नहीं लेके जाना चाहिए, पार्क में नहीं लेके जाना चाहिए जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हजूम का अंदेशा हो। अच्छा इमरान मलिक, हमें ये बताइए कि जैसा कि एसओपीज की बात हो रही है, तो जब शहर से बाहर मंडियाँ लगने वाली हैं तो जब जानवरों को खरीद कर शहरी अपने घरों में लेकर आएंगे, उनके लिए क्या एसओपीज होंगे? बिल्कुल सिद्रा, चूँकि इस वक्त जो सूरत हाल है उसके ऊपर ही तमाम तर जो मीटिंग्स है रोज़ाना हो रही हैं और बड़ी अहम ड्यूटी होगी ये, क्योंकि जुलाई का महीना है और बिल्कुल एंड पे ईद है। वेदर भी देखें कैसा होता है, अगर बारिश हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल सामने आएंगे और इसके साथ साथ हब्स बहुत ज़्यादा है। तो इसमें तमाम दर जो कंडीशंस हैं इनको अप्लाई किया जाएगा और इसके ऊपर जब भी आइंदा 1-2 रोज़ तक जो है वो ऐलान होगा कि मंडियाँ जो हैं इनकी जो है निशानदेही कर दी गई। अभी तो प्रपोज्ड है मगर निशानदेही कर दी गई है और जो है क्योंकि इसके ऊपर 15 से 20 रोज लगते हैं, वहाँ पे खुलियाँ बनी होती हैं, शामियाने लगने होते हैं, वहाँ पे आड़तियों ने आना होता है, उनको बताना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पे आपकी जगह सिलेक्ट की गई है, उनकी एक एक रजिस्टर्ड होती है चीज़ वहाँ पे। यहाँ पर ये भी बात सामने है कि वहाँ पे ATM मशीनें भी लगाई जाएंगी ताकि लोगों को और आड़तियों को पैसे देते वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए और इसके साथ साथ जो है वो शटल बस का भी जो है इंतजाम किया जाएगा। ये तमाम तर जो है SOPs में शामिल है। इमरान, ये तमाम बातें जो आप बता रहे हैं कि प्लानिंग की जा रही है, ये मुझे सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है। अल्लाह करे, मेरी तो यही दुआ है कि इन पे इसी अंदाज में इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाए। डॉक्टर नीला साहिबा, ये बताइएगा कि जो लोग बकरा मंडी में जाते हैं मवेशी खरीदने के लिए, मवेशी मंडियों का रुख करते हैं, वो तो एक एक जानवर को कई लोग कभी उसको थपकियां दे के चेक कर रहे होते हैं, कोई लोग उसके दांत चेक कर रहे होते हैं, बार बार जानवर को छुआ जाता है, उसके जो उसकी रस्सी गले में डाली होती है उसको लेकर उसको बाकायदा वॉक करा के दिखाई जाती है। ये बड़ा खतरा हो सकता है कोरोना की सूरत हाल में। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। इसीलिए लोगों से या आवाम को इसको समझना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है उनकी अपनी सेहत के लिए भी और पूरे पाकिस्तान की सेहत के लिए भी
कि उन्हें मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है, ग्लव्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, जानवर से भी सेफ डिस्टेंस पे रहे। हाँ, हमने तो जरूर करना है, जाहिर है जानवर को हम जब तक हाथ नहीं लगाते उसके करते हैं, लेकिन ग्लव्स रिस्क कम हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब आप अपने पास सैनिटाइजर रखें, आप जरासीम कुश साथ रखें और अपने हाथों पे बार बार उस महलूल को लगाते रहें। इस चीज का जरूर आप आवाम को ख्याल रखना चाहिए कि कहीं वो जरासीम कुश महलूल जानवर चाट ना लें। लेकिन जो एहतियाती तदाबीर बताई गई है, जितना भी एहतियात से काम लिया जा सकता है उस एहतियात से काम लेके। अच्छा डॉक्टर साहबा, आपने खुद ही ये एक और मसले की जानिब निशानदेही कर दी है कि ये जानवरों के ऊपर अगर कोई क्लोरीन का स्प्रे किया जाता है या कोई भी जरासीम कुश दवा का स्प्रे किया जाता है तो जानवर को तो नहीं मालूम, वो तो खुद को चाट सकता है, तो ये जानवर के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? इसमें बड़ा टेक्निकल इशू है, क्योंकि जब हम एनिमल्स के ऊपर भी स्प्रे करते हैं, कीचड़ों के लिए जो स्प्रे करते हैं वो हम बहुत ज्यादा ना करें, क्योंकि जब हम ज्यादा स्प्रे करेंगे, ज्यादा दवाई का इस्तेमाल करेंगे और बार बार स्प्रे करेंगे तो इससे एनिमल में टॉक्सिसिटी हो जाती है। और दूसरा रेजिड्यूज का शामिल हो जाते हैं एनिमल के बॉडी से पेनिट्रेट कर जाती है दवाई। तो इसलिए स्प्रे करने के लिए भी जो टेक्निकल हिदायत हैं उनके मुताबिक स्प्रे करना चाहिए और जो तजवीज़ की गई अद्वियात हैं उन्हीं का ही स्प्रे करना चाहिए। हर एक ऐसी दवाई का जिसके बारे में मालूम ना हो उसका स्प्रे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक डॉक्टर साहबा, इमरान मलिक, बिल्कुल आपने कहा कि ये सुन्नत रसूल भी है कि आप खूबसूरत हेल्दी जानवर लें और उसको बाकायदा आप खुद अपनी तसल्ली करें, लेकिन अभी हम मुश्किल हालात में। और दूसरा हमें ये बताइए कि ये गाड़ियों को डिसइंफेक्ट किया जाएगा जब शहर के अंदर दाखिल की जाएंगी, उस तमाम की जिम्मेदारी किसकी होगी? कौन कौन से इदारे इसमें साथ देंगे? देखें, इसी तरह चूँकि लाइव स्टॉक इसके लिए बहुत अहम इदारा है, तो कांगू वायरस का भी मामला होता है इस दौरान, क्योंकि अगर ना भी ये कोरोना वबा होती तो कांगू वायरस का खतरा मौजूद, बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और स्पेशली इन महीनों में क्योंकि हाउस के महीने हैं और डिजीज़ आपको पता है कि इनको सबसे ज़्यादा मुँह खुर की बीमारी सामने आती है और भी बहुत सारी बीमारी होती हैं जो ना लाहक हो सकती हैं, मगर अल्लाह ताला का निज़ाम है, बकर ईद भी आती है, ख़त्म हो जाती है, अच्छे तरीके से निबट जाती है। मैं आपको ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर दूं कि छोटी ईद और बकर ईद में जो है इंतज़ामिया के लिए स्पेशली बकर ईद जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल होती है। इसमें सबसे पहले मंडियाँ लगती हैं, इनकी सफाई सुथराई का निज़ाम क्लीन के हवाले से जो है अच्छा, उसके बाद जो है जानवरों को बेचने के लिए 10 रोज़ जो है मंडियों के आगे पीछे रहना पड़ता है और उन रोडों को साफ रखना पड़ता है। वहाँ पे बाकायदा तौर पर तमाम अहलकारों की ड्यूटीज लगाई जाती हैं SOPs के तहत। और इस वक्त जो है वो ये हालात हैं कि अब ये मंडियाँ लगेंगी, जानवर खरीदे जाएंगे, जानवर घर जाएंगे, जानवरों की कुर्बानी होगी, इनकी लाशें उठाई जाएंगी, पूरे शहर को LWMC की तरफ से सफाई सुथराई का एक बड़ा प्लान सामने आएगा। ये बहुत सारे जो हैं जो एक बहुत बड़ा प्लान होता है जिसकी बाकायदा प्लानिंग की जाती है। इंतजामिया इसके ऊपर फोकस किए हुए होती है कि किस तरीके से इमरान, ये जो कांगू वायरस की आपने बात की है ना, इस पे डॉक्टर साहिबा से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहिबा, कोरोना तो है ही, लेकिन जो कांगू वायरस है उसका भी खतरा मौजूद है, महकमा सेहत भी कह चुका है। वो हर बार जब चीज आती है तो कांगो वायरस का नाम लिया जाता है और उसमें ज्यादातर स्ट्रेस इसी चीज के ऊपर होता है कि जो मंडियां हैं वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हम स्प्रे करें, वहाँ पे एनिमल्स के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर हम कीचड़ों से बचाव का स्प्रे करें। लेकिन किसी हद तक टेक्निकली जिस अंदाज में हम स्प्रे करते हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी सही नहीं होती। दूसरी चीज ये होती है कि कांगो की जो बीमारी है वो भी जूनोटिक बीमारी है, उसमें भी जो अलामात इंसानों में आती हैं उसमें सर का दर्द होना या जिस्म पे रैशेस बन जाना या कै और मटली होना, आंखों का सूज जाना, ये तमाम उसमें भी साइंस आते हैं। और वहाँ पे भी हम यही कहते हैं कि आप सेफ डिस्टेंस रखें एनिमल से, हाथों को धोएं, हाइजीन का ख्याल रखें और जिस भी इलाके में आपने जाना हो और जिस भी शहर में आपने जाना हो वहाँ के
हालात का आवाम को जरूर पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बीमारियां वहाँ पे प्रिवेल करती हैं। डॉक्टर साहबा, हमारे देखने वालों को ये भी बताइए कि ये कोंगो वायरस है क्या और किस तरह ये डेंजरस है? कोंगो एक वायरल डिजीज है। ये क्रीमियन कोंगो हेमोरेजिक फीवर इससे होता है, और इसका जो इस बीमारी का जो मेन होस्ट है या जो बीमारी होती है कुदरती तौर पे ये इंसान में होती है। ये बीमारी जो फैलती है वो वेक्टर से या कीचड़ों से फैलती है, और इसमें खास किस्म के कीचड़ हैं जिनको हम टेक्निकली हाइलोमा टिक्स कहते हैं, उनसे ये बीमारी फैलती है। और इस बीमारी को सेफ रखने के लिए अपने आप को आपको वही तदाबीर करनी है कि सेफ डिस्टेंस रखें और हाइजीन का इस्तेमाल रखें। क्रीमियन कोंगो हेमोरेजिक फीवर की भी बहुत सी इकसाम है। इसमें एक तो सिंपल क्रीमियन कोंगो फीवर होता है और एक हेमोरेजिक फीवर होता है। जो हेमोरेजिक फीवर होता है वो उसमें मोर्टेलिटी या अमवात उससे ज्यादा होती हैं। जैसे पिछले साल भी आपने खबरों में सुना होगा कि कराची में ऐसे केसेस देखने को मिले थे। लेकिन अगर देखा जाए तो ये वो बीमारी है जिसमें ना सिर्फ वेटनरी बल्कि उसमें हेल्थ अथॉरिटीज, पब्लिक हेल्थ के लोग, बल्कि इन्वायरमेंट से, इकोलॉजी से लोगों को सबको मिल के एक हिकमत अमली बनानी चाहिए, और फिर उसकी एक्टिविटीज और उसकी पॉलिसीज बनानी चाहिए। क्योंकि अभी तक तो जो देखा गया है वो हर साल हम देखते हैं कि मेक माई लाइफ स्टॉक जो है वो गाड़ियों पे और जानवरों के ऊपर स्प्रे करते हैं और बहुत ज्यादा इसकी तशहीर होती है। लेकिन ये किसी एक महकमे का काम नहीं है, ये हेल्थ अथॉरिटीज का भी इसमें काम है, इसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का भी काम है, क्योंकि जितना हम स्प्रे करते हैं उसमें उतना ही इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी होती है। तो हमें तमाम हुकूमती इदारों को मेरे अपने ज़ाती ख्याल में मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए अगर हमने इस बीमारी की सर्वेलेंस करनी है, क्योंकि सर्वेलेंस बहुत जरूरी है। हमारी जिन बीमारियों को हम खत्म करना चाहते हैं उनको हम अपने अवाम में से, पॉपुलेशन में कितना वो एग्जिस्ट करती हैं, उनकी जब तक सर्वेलेंस नहीं करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहबा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि कोरोना पे तो हम बात कर रहे हैं, कोरोना से तो हमने बचना ही है, लेकिन साथ साथ कोंगो को भी ख्याल में रखना है, उससे भी हमने बचना है। इमरान, मवेशी मंडियाँ, कैंटीन्स, खाने पीने की अशिया वहीं पे दस्तयाब होती हैं उन लोगों के लिए जो कि दूसरे इलाकों से आते हैं अपने मवेशी लेकर। इस बार क्या कैंटीन्स लगेंगी, ऐसा कुछ होगा या फिर अभी प्लानिंग चल रही है? सवाल देखिए सिद्रा, जिसने वहाँ पे आना है, आड़तियों ने वहाँ पे उन्होंने बैठने अपने बसेरे के लिए जो है वो पूरे इंतजामात करने हैं, क्योंकि उन्होंने नाश्ता भी उधर करना है, और वो मुख्तलिफ गाँव ज़िलों से आते हैं और तहसीलों से आते हैं, और उनको इस चीज़ से कोई नहीं है। मेरे नज़दीक अभी तो हमारे देहात भी कोरोना से पाक उनको बताया जाएगा कि भाई कोरोना वबा भी है, और कहेंगे पाजी की होंदा कोरोना, तो ये चीज़ें बहुत सारी बतानी पड़ेंगी उनको। बिल्कुल बतानी भी पड़ेंगी इमरान मलिक, और मेरा ख्याल है कि इंतजामिया को थोड़ी सख्ती से भी निपटना पड़ेगा, फिर ही हमारी आवाम भी समझेगी और फिर ही हमारे लोग भी बाज आएंगे। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक। डॉक्टर साहबा, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आप सुन्नत इब्राहिमी की ज़रूर अच्छे अंदाज में उसको आपने पूरा करना है, लेकिन साथ साथ अपना ख्याल और एहतियात ज़रूर बरतनी है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, हम लोग कोरोना वायरस की तो बात कर रहे हैं, ईद कुर्बा आने वाली है उसकी भी बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने बात और भी आपके बहुत सारे मसाइल की करनी है, जो कि गर्मियों का मौसम है, मानसून का मौसम है, जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं किस तरह से उन्होंने अपना ख्याल रखना है, क्योंकि वो इस वक्त वल्नरेबल ग्रुप में शामिल हैं, उन पे कोरोना का अटैक जल्दी हो सकता है, और वो खतरे की घंटी भी उनके लिए बजाई जा चुकी है, बल्कि पहले रोज से हम लोग बता रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद होंगे, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उन्होंने अपना ख्याल रखना है, और जो नॉर्मल लोग हैं उन्होंने डायबिटिक होने से किस तरह से बचना है। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन साहब प्रोग्राम में आपको सर खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे जी स्किन स्पेशलिस्ट, जिनसे हमने आपके स्किन के इश्यूज जो कि मॉनसून में स्पेशली हब्स के मौसम में ये जो स्किन ग्रीसी हो जाती है, पसीना आना, बाज नहीं आता और आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, इन तमाम मसाइल पे हमने बात कर दी है। मेरे साथ मौजूद होंगे जी डॉक्टर आतिफ काजमी साहब हैं, आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं, इस प्रोग्राम में आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले डायबिटिक पेशेंट्स वल्नरेबल ग्रुप में शामिल हैं, कोरोना का खदशा ज़्यादा है उनके लिए?
देखिए जो डायबिटीज़ है ना, बेसिकली इसमें जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो इंसान की वो कम होती है, काम दूसरा सेहतमंद आदमी की निस्बत। और ऐसे लोग जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो तो ज़ाहिर है उनको इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एक तो जब क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो गई और खुदा न खास्ता ऐसे अफराद अगर अपना ख्याल नहीं रखते, अगर वो कोरोना वायरस का शिकार हो गए, तो उसमें जो उसके जो बीमारी की जो शिद्दत है वो और तरह से सख्ती की तरफ शिद्दत होती है। सही। यानी उसमें अगर जो है उसका एक तो अरसा लंबा हो सकता है, अगर वो कोई एक आदमी जो है वो 1 हफ्ते में रिकवर करता है वो 2-3 हफ्ते ले सकता है, और खुदा न खास्ता इसमें जो आउटकम है वो काफ़ी सीरियस हो सकता है। तो ये इस लिहाज से जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, और अपनों जो है एक आम आदमी की निस्बत अगर कोई करता है तो समझिए कि आप 4-5 गुना ज़्यादा अपना ख्याल रखें। खतरे में। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इंटरनेशनली जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने तो ये डायबिटीज़ को अब बीमारी नहीं समझते, वो तो एक लाइफस्टाइल के तौर पर अपना लिया उन्होंने कि हमने एहतियात करनी है और अच्छे से ज़िंदगी गुजारनी है, लेकिन हम अभी तक जो है वो इसको एक बीमारी समझ रहे हैं। उसके बावजूद हम मीठा खाने से बाज नहीं आता। इवन के डायबिटिक पेशेंट्स को ज़्यादा क्रेविंग होती है मीठा खाने। नहीं, आपने बात तो बिल्कुल दुरुस्त की है कि ये एक लाइफस्टाइल है, इसको हम अब डायबिटिक पेशेंट भी नहीं कहते, दुनिया में डायबिटिक पीपल या डायबिटिक पर्सन कहते हैं। बिल्कुल। कि ये कैसे, देखिए जो डायबिटिक लाइफस्टाइल है ना, ये हेल्दी लाइफस्टाइल है। वॉक सबको करनी चाहिए, मुझे भी करनी चाहिए, एक डायबिटिक को भी करनी चाहिए। खाना एहतियात से एक डायबिटिक को भी खाना चाहिए, जिसको शुगर नहीं है उसको भी ऐसे ही करना चाहिए। तो मैं बेसिकली कहता होता हूँ कि जो डायबिटिक लाइफस्टाइल है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, ठीक, यानी एक सेहतमंदाना तर्ज ज़िंदगी है। लेकिन बदकिस्मती से हम लोग इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट नहीं करते, ना अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, ना वॉक करते हैं, तो हमने इस लाइफस्टाइल को एक मर्ज बना लिया। जब ये मर्ज बन जाता है तो फिर ऑब्वियसली हमें इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और ट्रीटमेंट एग्रेसिव होता जाता है, वो शिद्दत अख्तियार करता जाता है कि अगर आप गोलियां, एक गोली शुरू होती है तो इंसुलिन पे जाके बात खत्म होती है। तो लोग इसको एक बीमारी हम कंसिडर कर रहे हैं अभी तक। अब हमने बीमारी बना लिया, लेकिन अगर आप इसको सही स्पिरिट में अगर इसको फॉलो करें तो ये हकीकतन ये एक लाइफस्टाइल ही है। डॉक्टर साहब, खातीन तो स्किन इश्यूज पे हमेशा ही परेशान रहती हैं, लेकिन अब जैसे जैसे ज़माना आगे जा रहा है ना तो मर्द हजरात बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए, लड़के बहुत परेशान हो जाते हैं कि स्किन प्रॉब्लम्स मॉनसून में किस टाइप के प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा, एक तो ये ग्रीसी चिपचिपी वाली जो स्किन है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मानसून आता है तो खाली गर्मी नहीं होती, हब्स हो जाता है बड़ा, और हब्स के साथ फिर पसीना, जो स्वेटिंग होती है, स्किन डिजीज़ ज़्यादातर गर्मी, पसीना और हब्स के साथ ज़्यादा देखी जाती हैं हमारी इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, सब कॉन्टिनेंट में, जहाँ मानसून का सीज़न 2-3 माह रहता है। अब बात ये होती है कि 2 बातें हैं, एक होती है स्किन डिजीज़ की प्रिवेंशन और एक होती है उनकी ट्रीटमेंट। तो वो अंग्रेजी में वो जिस तरह नॉर्मली हम कहते हैं जी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वो हमेशा ही होता है। मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ, अब इतने 30-35-40 साल हो गए हैं मुझे इस शोबे में, स्किन में, चाहे मर्द हो चाहे खातून हो, कि इस मौसम में एक तो सबसे बड़ी बात है कम से कम 2 दफ़ा दिन में शावर जरूर लें। ये बड़ा ज़रूरी है। सर्दियों में तो बंदा कहता है ठंड बड़ी लग रही है, बच्चों ने भी नहीं जाना वॉशरूम नहाने के लिए, बंदा भी कहता है चलो यार कल नहा लेंगे, आज तो बड़ी बात ठंड है। लेकिन इन दिनों में सुबह 1 दफ़ा शावर लें और रात को सोने से पहले 1 दफ़ा क्लीन रहना बहुत, ये भी बड़ा अच्छा। दूसरी बात यह है, ख़वातीन जो हैं, जो आप लोग स्पेशली, मैं बार बार ख़वातीन की बात करता हूँ, आप लोगों ने बड़े फैंसी कपड़े पहनने होते हैं जिसमें पॉलिएस्टर है, सिल्क है, और उसमें बड़े फैंसी किस्म के, कहीं ना कहीं मिक्सिंग होती है लॉन में। एग्जैक्टली जी। बिल्कुल तो डॉक्टर, वो जो ऐसी औरतें, ख़वातीन अब जब ये कपड़े पहनती हैं तो होता क्या है, इनके साथ भी बॉडी में पसीना आता है, बर्निंग होती है, और उसके साथ बॉडी में फंगस नंबर 1, एक्जिमा नंबर 2, फॉलिकुलाइटिस जो दाने बन जाते हैं नंबर 3, एलर्जी जिसे हम अर्टिकेरिया कहते हैं, छपाकी कहते हैं नंबर 4, और इस तरह की बेइंतहा बीमारियां जो पसीने के साथ आती हैं, पोर्स बंद हो जाते हैं, वो बन जाती हैं। मर्द हजरात जो हैं, हम लोग जो होते हैं, जिन लोगों ने बाहर जॉब करनी है, काम पे जाना है, उनको इन दिनों में पसीने से जितना भी बचा सकते हैं बचाएं। जिनके पास एयर कंडीशन की फैसिलिटी है
वो एयर कंडीशन यूज करें। जिनके पास पंखे की या कूलर की, क्योंकि ये जो रूम कूलर होते हैं ये भी गर्मियों में काम नहीं आते, क्योंकि ह्यूमिडिटी जब बहुत हो जाती है, तो जब ये हबस होता है तो काम नहीं करते, लेकिन पंखे के नीचे कम अज कम वो जरूर बैठें और कॉटन के कपड़े पहने। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ, मर्द हज़रात जनरली कॉटन के कपड़े, हमारी जो शर्ट्स और ट्राउजर्स होती हैं तो वो कॉटन होती हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है कि पित्त के दाने, जिसको हम प्रिकली हीट कहते हैं, वो हम में बहुत देखे जाते हैं। फंगस, जिसको दाद कहते हैं, वो बड़ी पाई जाती है इस मौसम में। एक्जिमा, जिसको उर्दू में चंबल कहते हैं, पंजाबी में, वो बहुत देखने का। और उसके बाद फोड़े फिंसियां बन जाते हैं, जिसको हम फॉलिकुलाइटिस, फरनकुलोसिस और कार्बंकल भी कहते हैं। जिस तरह अभी डॉक्टर इम्तियाज बता रहे थे कि शुगर के मरीज जो हैं वो हमारे पास आते हैं, शुगर के लिए नहीं आते, स्किन मैनिफेस्टेशन के साथ। अब तक स्किन पे 52 स्किन मैनिफेस्टेशन हैं शुगर के मरीजों में। 52 किस्म की स्किन प्रेजेंट करती है। सबसे कॉमन क्या होता है, वो शुगर के मरीज जिनकी शुगर परसिस्टेंट है, कंट्रोल नहीं हो रही, थोड़े ओबीस हैं, मोटे ताजे हैं, उनको बड़े बड़े फोड़े बन जाते हैं, किसी को यहाँ बन गया। ठीक है डॉक्टर साहब, इसी हवाले पे ये जो आप बता रहे हैं कि जख्म हो जाते हैं या फिर फोड़े वगैरह बन जाते हैं, डॉक्टर साहब ये बताइए हमें कि ये डायबिटिक पेशेंट्स की जो बात हो रही है, इनके जो जख्म होते हैं वो कहा जाता है कि भरते नहीं है। इस तरह का मसला उनको कोई भी हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है, इसकी क्या वजह होती है? ठीक है, जैसे डॉक्टर काज़मी ने बड़ा अच्छी तरह बताया कि जो बहुत सारी जो स्किन की इन्फेक्शन है वो डायबिटिक पेशेंट इनके पास आते हैं बहुत सारी स्किन इन्फेक्शन की वजह से। उसकी एक मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशन। एक तो मैंने अभी जैसे बताया कि डायबिटिक पेशेंट की वैसे जो इम्यूनिटी लेवल है वो कम होता है, और अगर उस पर ये हो कि उसकी शुगर भी कंट्रोल नहीं है, तो शुगर का जब लेवल ब्लड में ज़्यादा होता है तो शुगर इटसेल्फ एक कल्चर मीडिया के तौर पे जो ब्लड है वो आपका एक मिठास उसमें ज़्यादा होती है। सही। तो जो और ग्लूकोज उसमें ज़्यादा होता है, तो वो एक किस्म का कल्चर मीडिया बैक्टीरिया के लिए, जरासीम के लिए पैदा करता है। यानी जरासीम को अच्छी पलने फूलने का मौका मिलता है ऐसे ब्लड के अंदर, ऐसी हाई शुगर के अंदर। तो इस वजह से इन लोगों के अंदर एक इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा होता है, और अगर खुदा ना खासा ज़ख़म हो जाए तो वो ज़ख़म के जो मुंदमिल होने वाले जो अवामिल होते हैं वो भी स्लो हो जाते हैं। तो उसकी वजह से भी इनका जो ज़ख़म है वो देर से भरता है, और बाज़ औक़ात हमें शुगर का पता ही तब चलता है कि जो उसका ज़ख़म हुआ था वो ठीक नहीं हो रहा, मुंदमिल नहीं हो रहा, तो उससे पता चलता है कि कहीं शुगर ना हो, कहीं शुगर ना हो। ठीक डॉक्टर साहब, रीजन क्या है? कोई रीज़न स्पेसिफिक बताई जा सकती है कि यही अवामिल हो सकते हैं कि अगर कोई बंदा डायबिटिक हो जाता है? देखिए, सबसे जो बड़ी वजह है ना कि शुगर का कंट्रोल ना होना। देखिए, डायबिटीज़ का जो कंट्रोल है वो बहुत ही टाइट रखना चाहिए। देखिए, हम बहुत सारे सोचते हैं, जब मैं कई दफ़ा पेशेंट से क्लिनिक में बात करता हूँ तो वो कहते हैं जी मेरी तो 200 रहती है, मैं ठीक हूँ, यानी वो 200 को नॉर्मल समझ रहे हैं। तो सबसे पहले ज़रूरत इस बात की लोगों को अपना नॉर्मल शुगर का लेवल पता होना चाहिए कि हमारी लेवल ये है नॉर्मल क्या है। जी डिफरेंट होता है। सही। और उसमें जो अप्रोच ये होती है कि अब हम दुनिया में उन्होंने हर ट्रीटमेंट को इंडिविजुअलाइज कर दिया, यानी एक बूढ़ा बंदा आता है उसके लिए जो कंट्रोल का मेयार कुछ और है, एक जवान आदमी के लिए मेयार कुछ और है, एक छोटे बच्चे के लिए कुछ और है। तो वैसे जो हम एक यूजुअल जो एज ग्रुप है, मिडिल एज ग्रुप है, यंग में हम ये कहते हैं कि अपना जो 3 महीने के एवरेज शुगर का टेस्ट है वो 6.5% से नीचे रखें। यानी कि एक टेस्ट होता है जो आपके पिछले 3 माह की शुगर का लेवल बता देता है, तो ये 6.5 से, अगर बहुत रियायत दें तो 7% से नीचे रखें। ठीक डॉक्टर साहब, खारिश आजकल बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बन चुका है, लोगों को पूरे घर वालों को जो है वो खारिश का मर्ज में वो मुब्तला हो गए हैं और वो ठीक ही नहीं हो रहा, इसकी क्या रीज़न है? देखिए, खारिश जो है ना इसकी मुख्तलिफ वजूहत है। जिस तरह भी डॉक्टर इम्तियाज बता रहे थे, एक तो डायबिटीज़ में भी खारिश बहुत होती है। हमारे पास भी मरीज आते हैं डायबिटीज़ के, डॉक्टर साहब भी एग्री करेंगे कि वो सबसे पहले आगे हमें कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी तो खारिश नहीं रुक रही। तो मैं उनसे कई दफ़ा ये पूछता हूँ, मैं कहता हूँ जी आपने अपनी शुगर टेस्ट कराई है? तो वो नहीं जी नहीं मुझे तो शुगर नहीं। मैंने कहा आपको किस तरह पता शुगर नहीं? चेक तो कराएं। मैं कहा आपने कराई कि नहीं जी मुझे कुछ नहीं। तो मैं जब कहता हूँ शुगर टेस्ट कराई है, जब मैं लिख के देता हूँ वो 3 महीने वाली और फास्टिंग, तो वो पॉजिटिव आ जाती है। मरीज को पता ही नहीं होता, अलामात ही कई मरीजों में नहीं होती। और जिस तरह मैं बता रहा था डॉक्टर इम्तियाज ने बताया कि वो जो फोड़े फिंसियाँ हैं, अगर एक मरीज आ जाए तो बार बार अगर बने, मेरे पास एक पेशेंट है या आपके घर में या कोई भी हो जो बार बार कहता है कि भाई मुझे हर महीने 2 महीने में फोड़े फिंसियां बन रहे हैं, उम्र 50+ है, 40+ है, जरा थोड़ा ओबीस है, तो हमें ये उसके इमीडिएटली डायबिटीज के लिए इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जहां तक खारिश का आपने तलक बताया ना, खारिश की बहुत कॉजेज हैं। जो ये वबाई खारिश है जिसकी आप बात कर रही हैं, इसको स्केबीज हम कहते हैं, ये लगने वाली है। मकसद घर में वालिद को ही
उनकी वाइफ को हो गई, बच्चों को हो गई, और ये रात को बहुत होती है। सोने से पहले पूरी बॉडी पे बंदा खारिश करता रहता है, और दिन में ये नहीं होती क्योंकि मॉनसून के इस ये अजीब से ह्यूमिड मौसम में भी ये बढ़ जाती है। देखिए बाकी जो खारिश है जो बढ़ती है वो इसलिए है कि पसीना आ रहा है। अच्छा, अब जब पसीना बहुत आता है, हम लोग जो मोटर बाइक लोग इस्तेमाल करते हैं उनको भी पसीना आता है, हेलमेट पहनी हुई है उसमें भी पसीना आ रहा है। फिर आप जब एयर कंडीशन वाले ऑफिस में नहीं हैं और हब्स बहुत है, जब ये अगला मौसम आ रहा है तो उसमें तो खारिश बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर हम खारिश के लिए इन्वेस्टिगेट करते हैं, और हमारे लाहौर में, क्योंकि हम लाहौर में रहते हैं, मुरगन ग़िज़ाएं खाने का लोगों को बहुत शौक है। डॉक्टर साहब पूरे पाकिस्तान में अब तो ये कल्चर बहुत पूरे पाकिस्तान में भी है, लेकिन पंजाब जो है ना, पंजाब मशहूर है। पंजाबी मशहूर है खाने पीने में कि जी जब तक इनकी मुरगन ग़िज़ाएं, ये चिकन, मुर्गा, गोश्त, कढ़ाई, बकरे, कढ़ाई है, तो ये तब तक, तो वो डाइट जो है ना, हाई प्रोटीन डाइट, वो भी खारिश में हमें एग्रेवेट करती है हमारी खारिश को। तो मेरा मशवरा ये होगा कि इन दिनों में खारिश से बचने के लिए फ्रूट्स, जूसेस, वेजिटेबल्स और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। कूल चीजें खाएं। हाँ। आजकल सब्जियां ज्यादा लें, गोश्त लें, बहुत कम लें गोश्त को, और वेजिटेबल और उसके अलावा फ्रूट्स ज्यादा लें। आजकल मार्केट में इतना अच्छा फ्रूट आया हुआ है, फ्रेश फ्रूट्स लें, जूसेस लें, उससे एक तो चेहरा ग्लो करेगा। हर औरत और मर्द को गोरा होने का शौक है। आपने तो, आप खुद एक खातून है, जो मेरे पास पेशेंट आती है, डॉक्टर आते हैं, गोरा कर दो, गोरा कर दो, गोरा कर दो। तो गोरा करने के लिए एक ही बात है, डाइट अच्छी रखें, अपने आप को फ्रेश रखें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, अल्लाह ताला के साथ करीब हो जाएं, तो रंग खुद ऑटोमेटिकली आप सोने भी हो जाएंगे, गोरे भी हो जाएंगे। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि शुगर को जोड़ा जाता है शुगर के साथ, कि मीठा खाने वालों में डायबिटिक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्या ऐसा ही है? मीठा खाने वाले ज्यादा जल्दी डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं? देखिए ये एक मिथ है जिसको ऐसा नहीं है, यानी कि इसको किसी हद तक हम दुरुस्त कह सकते हैं। देखिए जब मीठा बनता है ना जी, तो वो जैसे डॉक्टर काज़मी बात कर रहे थे मुरगन चीजें, तो मीठा अकेला नहीं बनता। यानी कोई ये नहीं हो रहा था कोई आदमी कोई चीनी के फक्के मार रहा होता है, वो वैसे खा रहा होता है, या ग्लूकोज के चम्मच भर के। वो एक खीर बनाएगा या हलवा बनाएगा तो उसके साथ फैट का एलिमेंट ज़्यादा होता है। तो जो लोग मीठा ज़्यादा लेते हैं, तो स्वीट टूथ जिनको कहते हैं, जिनको होता है, तो वो बेसिकली साथ वो फैट का कंटेंट भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये मीठा जो ग्लूकोज है सादा, उसके अंदर 1 ग्राम के अंदर 4 कैलोरीज हैं। जो चिकनाई उसके साथ है, उसके अंदर 1 ग्राम के अंदर 9 कैलोरीज हैं। तो आपकी ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो ये ऐसा मीठा जो मसनूई मीठा जिसको हम कहते हैं, खाने पीने वाला मीठा जो होता है, फ्रूट्स जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत अच्छी चीज़ है, वो उसमें वो चीज़ नहीं है। तो ये जो मीठा है जो घर में बनाते हैं, तो ये बेसिकली हाई कैलोरिक डाइट होती है, इससे मोटापा जन्म लेता है। तो मोटापा इनडायरेक्ट कॉज है डायबिटीज के होने की। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने मीठे की बात की है और फिर आपने फ्रूट्स की बात की है। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनकी वो ठीक हैं, नॉर्मल हैं, कोई मेडिसिन भी खा रहे हैं, क्या वो सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, या फिर जैसे आम के बारे में कहा जाता है कि उसमें मीठे का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, उनको नहीं खाना चाहिए? इस हवाले से हमें बताएं। एक हम टर्म यूज करते हैं जिसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये होती है कि किसी भी फ्रूट की या खुराक की शुगर बढ़ाने की जो कैपेसिटी कितनी है। तो हम ग्लूकोज को हम 100% लेते हैं कि ग्लूकोज पिएंगे तो 100% ग्लूकोज आपका, तो बाकी चीज़ों के इसके साथ कंपेयर करते हैं। मतलब अगर आप सब्जी लेते हैं या आड़ू लेते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। तो आम का कदरे ज़्यादा है, यानी आम में शुगर बढ़ाने की कैपेसिटी ज्यादा है। तो हम ये नहीं कहते कि आपको ये चीज़ मना है, हम कहते हैं पोर्शन कंट्रोल, यानी आप उसका साइज छोटा कर लें। अब ये नहीं कि हम बैठे हैं तो हम 2 किलो आम खा जाएं। हमारे यहाँ तो यही ट्रेंड है कि टब में बर्फ डाली, पानी डाला, टब आम भरे और फिर जब आप पोर्शन कंट्रोल करते हैं, मतलब उसको हम एक तरीका उसको कहते हैं, तो बड़ा अजीब सा तरीका आप कहेंगे ये क्या है, कि हम कहते हैं एक आम को आप छोटे आम को काट के रख लें, उसके क्यूब्स बना लें, वो आप पूरे दिन में खत्म करें। छोटे छोटे जाते जाते में थोड़ा सा क्यूब, थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन आप अडॉप्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अपना टेस्ट है उसको डेवलप रखना है, तो आप उसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय कि आप बल्क में एक चीज लें। हाँ, एकदम से शुगर का आप पहाड़ खा लें। हाँ, तो वो ज्यादा नुकसानदेह है। ठीक डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि स्किन केयर बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉनसून के मौसम में लड़कियां क्लिनजिंग भी कर रही हैं, मुंह भी बार बार धो रही हैं, क्या यही काफी है क्लिनजिंग करना? दिन में कितनी बार करनी है? कौन सा टाइम बेस्ट है? स्किन केयर बताइए हमें। हाँ बिल्कुल ठीक है। आप अभी जिस तरह डॉक्टर इम्तियाज से बात कर रही थी खाने की, मैं एक उस पर ऐड कर दूं कि हर खाने को जिंदगी का आखिरी खाना समझ के ना खाएं कि जी मैंने इतना रख लिया खाना, मैंने आज फल भी खाना है, गोश्त भी खाना है, सारा कुछ खाना है। थोड़ा थोड़ा लें, ताकि खाली शुगर नहीं, ब्लड प्रेशर की बीमारी, हार्ट की प्रॉब्लम,
यूरिक एसिड प्रॉब्लम। देखिए हर बीमारी मैं कहता हूँ कि हम तो अभी शुगर की डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं, ये जो एक्सेसिव खाना है, डाइट है, ये सब बीमारियां कॉज करते हैं। सो बड़ी लाइट सी डाइट रखें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, ये तो मैं जनरल बात कर रहा था। जो आपने बात की क्लीनलीनेस की, चेहरे को, देखिए 2 बातें याद रखें, आप एक खुद खातून है, प्रॉब्लम हमारी खवातीन की यहाँ ये है, वो टेलीविजन पे, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पे जो किसी इंडियन एक्ट्रेस, पाकिस्तानी एक्ट्रेस के हाथ में शैम्पू देखती हैं, कोई क्रीम लगाती हैं, वो, और वो आपको मैं एक बात बताऊं, ये जितनी मॉडल्स वो होती हैं, उन्होंने कभी वो यूज नहीं किया होता, उन्होंने तो वो एडवर्टाइजमेंट है, उन्होंने तो उसके पैसे ही लेने होते हैं। तो आपको चाहिए अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए। देखिए आपकी स्किन और है, मेरी स्किन और है, डॉक्टर साहब की स्किन और है। अब ये कह देना कि डॉक्टर साहब कौन सा ऐसा बेस्ट क्लेंजर है जो हर कोई यूज कर ले, ये गलत है। मैं पहले आपकी स्किन देखूंगा, आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन ड्राई है कि आपकी स्किन मीडियम है, उसको देखने के बाद मेरा फर्ज होगा एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट कि मैं आपको बताऊं कि बीबी आपकी ये स्किन है, इसके लिए आपने ये केमिकल यूज करना है जिससे आपके पोर्स बेहतर होंगे। सिमिलरली एक पेशेंट आती है, वो कहती है डॉक्टर साहब मेरे तो ऑयल बहुत गिरता है, सारा दिन आता है, उसके लिए डिफरेंट हमारे पास क्लेंजर्स हैं, डिफरेंट फेशियल्स हैं जो हम करते हैं। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारे घर में क्या हो रहा होता है कि 3-4 बहन भाई हैं, 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं, माँ है, बाप है, सारे एक ही यूज करी जा रहे हैं। अब शैम्पू है, आपका जो हेयर टेक्सचर है और है, आपकी बहन का और है, भाई का और है, तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से उससे पहले मशवरा करें कि डॉक्टर साहब कौन सा मुझे क्रीम या कौन सा लोशन या शैम्पू यूज करना है, स्किन को और बालों को देखते हुए जो डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट कहेगा उसको फॉलो करें। ठीक, डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि एक जर्नलाइज गाइडलाइन जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या हो सकती है कि वो अपना लाइफस्टाइल किस तरह से मेंटेन करें। और दूसरा मेरा इसी से रेलेवेंट क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग जो इंसुलिन पे चले जाते हैं, क्या वो अब इंसुलिन पे ही रहेंगे या फिर अगर वो एहतियात बरतते हैं, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर लेते हैं, तो वो मेडिसिन पे भी आ सकते हैं, टैबलेट्स पर भी आ सकते हैं? अच्छा, जो पहला आपका जो क्वेश्चन का जो हिस्सा है वो ये है कि उसका जवाब ये है कि जो डायबिटीज़ का इलाज है हम कहते हैं 3 चीज़ों पे है जी, डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन। तो आप इसी तरतीब में रखें तो मैं कहता हूँ, ये पेशेंट्स को भी ये कहता हूँ कि डाइट, एक्सरसाइज ये 2 हैं, ये आपका मेन ट्रीटमेंट है, यानी 70% इलाज तो ये है। और इसकी जो कुंजी है वो मरीज के पास है, वो डॉक्टर के पास नहीं है। डॉक्टर सिर्फ आपको दवाई लिख के देता है और आपको गाइड कर सकता है। तो डाइट में ये है कि अपनी, जैसे हमने बताया, डॉक्टर साहब ने भी बात की कि जो ऐसी डाइट है, मुरगन हेल्दी डाइट आप लें। दूसरा कि एक्सरसाइज हम कितनी करें। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमसे तो जो होती नहीं जी, हम तो जाते नहीं। बेसिकली ये एक मेंटल इनर्शिया होता है, यानी हम जहनी तौर पे एक जमूद का शिकार होते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ठीक आपने कहा कि जब तक कोई भी काम करने का आप इरादा नहीं बांधेंगे आप वो काम नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे डॉक्टर साहिब, दोनों डॉक्टर साहिबान की जो इंस्ट्रक्शंस है उन पर अमल कीजिएगा, यकीनी तौर पर आपके मसाइल हल हो जाएंगे। मुझे आपने इजाजत देनी है, इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मेरी आपसे फिर से मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।